नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ता हूं नई दिल्ली से और आपके सामने ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड 9 दिन की तेज़ी के बाद निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। 73 अंक नीचे आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 15,501 पर। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में आप लगभग 100 अंक का लाल निशान देख रहे हैं 35,225। खेल आज आपको दिखेगा ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत ही बढ़िया तेज़ी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में, सरकारी बैंक्स में, और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा अदानी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स में, जहां रिकॉर्ड हाइज लगातार दूसरे दिन आपको दिख रहे हैं। जुड़ेंगे वीरेंद्र जी से और उनकी रणनीति समझेंगे फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और फिर हमारा टेक्निकल पैनल आपको एक से एक बढ़िया स्टॉक कॉल्स लाके देगा। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी हाँ, शुक्रिया शैल जी, नमस्कार आपको। और अगले 90 मिनटों का सफ़र आपके और मेरे साथ, आखिरी के 1.5 घंटे कमाई का अड्डा। मेरी सुबह की अप्रोच थी बाय नहीं करना है, सब्र करना है, रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करना है, और अगर रिट्रेसमेंट आ गया है शैल जी तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज जो फर्स्ट बेस था शैल जी वो था करीब करीब आप समझ लीजिए कि 15,500 और 15,661, वो स्क्रीन पर अब तक विजिबल है। तो मैं एक रिस्क लेना चाहूँगा शैल जी, हल्का सा, और मेरे को लगता है कि सेकेंड हाफ में यानी इस आखिरी के 1.5 घंटे में निफ्टी में एक साइजेबल पुलबैक आ सकता है। तो वो ट्रेडर्स जो कि ऑप्शंस को ट्रेड करना जानते हैं, चुपचाप लिस्ट रिस्क, हार्डली 15-17 रुपए का रिस्क है शैल जी, 15,600 की कॉल पे फोकस करेंगे। और ये मेरा पुल बैक अगर 15,560, और इवन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15,610 तक आएगा, तो आपको अच्छे खासे पैसे दे जाएगा। बैंक निफ्टी शैल जी SBI की लीडरशिप में अच्छा कर रहा है, अच्छा इन द सेंस कि बेस को होल्ड कर रहा है 35,100, जो कि पुट राइटर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। तो मैं यहाँ पर भी अब शायद एक लॉन्ग की पॉसिबिलिटी देखूंगा शैल जी। अगर ये बास्केट और ये जोन आप समझ लीजिए कि 35,252 और 260 का निकल गया, तो बैंक निफ्टी भी एक सब्सटेंशियल मूव ले सकता है। यानी सुबह का रिट्रेसमेंट, देन कंसोलिडेशन, तो आखिरी में एक स्ट्रेच की उम्मीद आप कर सकते हैं। शैल जी, आपकी निगाहें कहाँ होंगी क्रूजिंग में, बताइए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं आज फोकस करने लायक। वीरेंद्र जी, वैसे तो ध्यान और रुझान ऑटो एंसिलरी पर है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें एकदम लक्ष्मण जी को जोड़ना चाहिए। कुछ ही समय में आपके स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी ब्रेकिंग न्यूज़। लक्ष्मण जी, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो आपसे एकदम जाते हैं और चर्चा करते हैं PSU बैंक्स में बहुत ही बड़ी खबर आपके सामने आती हुई, और ये है सरकारी विनिवेश को लेके। डायरेक्टर साहब, लक्ष्मण जी हैं क्या हमारे साथ? ज़रा जोड़िए उन्हें। चलिए, मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी जैसे ही जुड़ते हैं तो आपको बैंक्स पर एक बहुत बढ़िया खबर स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से बढ़िया मोमेंटम आपको इस सेक्टर में आता हुआ। जी हाँ लक्ष्मण जी, बताइए क्या खबर है आपके पास? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीति आयोग ने बैंकों के निजीकरण की जो लिस्ट थी उसको तैयार करके उसको सौंप दिया है, और वो जो लिस्ट सौंपी गई है वो CCD को सौंपी गई है। कोर कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डाइवेस्टमेंट एक होता है जिसमें संबंधित मंत्रालय दो सचिव होते हैं, उनको लिस्ट सौंपी गई है। और ये भी सूत्र कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस लिस्ट में से 2 बैंकों के नाम का चयन किया जाएगा और उनका निजीकरण किया जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला इस पर कैबिनेट देगा, लेकिन सरकार को भरोसा है, जो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। और चालू कारोबारी साल में ही 2 बैंकों के निजीकरण का लक्ष्य सरकार ने रखा है, और इस तरफ तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे नीति आयोग ने लिस्ट सौंपी उसके बाद जो कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग के अधिकारी इसमें शामिल थे। एक बैठक तो कैबिनेट सचिव की अगुवाई में भी हो चुकी है, और अब जल्द ही इसकी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी तो लक्ष्मण जी, जो आपने कुछ महीनों पहले खबर बताई थी कि 2 बैंक्स पर निर्णय पक्का करने की आशंका है, वो खबर आप कह रहे हैं अब सरकारी महकमों में अच्छी तरीके से पुष्टि करके एक लिस्ट तैयार की है, जो कि नीति आयोग ने कैबिनेट कमेटी ऑफ डाइवेस्टमेंट को दे दी है। इनमें कुछ अंदाज़ा कौन कौन से बैंक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जहां पर आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी समय से आशाएं और आशंकाएं लगाई जा रही हैं। बताइए कौन कौन से बैंक्स आपको लगता है कि सरकार ने शॉर्टलिस्ट किए होंगे?
देखिए, दरअसल इस नाम को जानने की कोशिश मैंने पिछले कह सकते हैं करीब एक हफ्ते से कर रहा था, लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील है, इस वजह सरकार इस बैंकों के नाम का को नहीं बताना चाहती है कि आखिर किन बैंक का चयन किया जाएगा। लेकिन इस लिस्ट को सौंपने से पहले 4-5 बैंक थे जिनके नाम की चर्चा काफी ज्यादा थी। मिसाल के तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे नाम की चर्चा थी। सारे बैंकों के क्या इसके निजीकरण से फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इनकी समीक्षा की गई है। लेकिन यह मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि किन बैंकों के निजीकरण की लिस्ट में नाम दिया गया है। लेकिन इसके पीछे जो सोच है ये जरूर बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे 1 मिनट का वक्त दें तो। सरकार का सोच ये है कि हम जो बैंकों का निजीकरण करें और सरकारी क्षेत्र में जो बैंक हो उसमें एक अम्ब्रेला बैंक हो जो सरकारी बैंक हो, एक बड़ा बैंक हो जो सारे बैंकों का एक तरह से अम्ब्रेला बैंक हो। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निर्विरोध रूप से है। साथ ही 4 बैंक ऐसे हो इस अम्ब्रेला बैंक के अलावा जो नॉर्थ में एक को रिप्रेजेंट करता हो, साउथ में करता हो, ईस्ट में करता हो, वेस्ट में करता हो। तो इस तरीके से सरकार कोशिश करे कि 5 से 6 बैंक रखे, बाकी बैंकों का निजीकरण किया जाए। और इसी सोच के आधार पर यह जो है सरकार ने लिस्ट तैयार की है। हां, जिन बैंकों का मर्जर पिछले दिनों किया गया था उन बैंकों को शायद, जहां तक सूत्र कह रहे हैं, इन लिस्ट से बाहर रखा गया है। जी चलिए, तो हमारे सामने जो नाम फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं डायरेक्टर साहब, पहले लेके आइए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चार्ट पर। लक्ष्मण जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, खबर बहुत बड़ी है और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास काफ़ी और ख़बर इन्फॉर्मेशन होगी। हमारे सामने 19 रुपये 55 पैसे का प्राइस है। बढ़िया वॉल्यूम आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, लगभग 1 करोड़ 20 लाख शेयर। जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, सुबह से हम लोग बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी देख रहे हैं, SBI PNB दहकता हुआ। कोई राय आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर हो? 1965 यहाँ पर आपको प्राइस आता हुआ दिखेगा। कीजिएगा शैल जी, मेरा चार्ट लोड नहीं हो रहा है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने फिलहाल 19 रुपये 70 पैसे के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे। चंदन जी, कोई राय आपकी, अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र खासकर अगर हो, तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं आपको इसी खबर पर चलते हुए दिखते हैं अक्सर। बिल्कुल सर जी, नमस्कार। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को बना है आज, और इनफैक्ट 4 वीक से देखे तो काउंटर ऑलरेडी हाई टॉप हायर बॉटम बना के 16 रुपए से लेके 20 रुपए तक की जर्नी करने के लिए तैयार है। तो पॉजिटिव सेटअप यहाँ पे बना है। काफी कम चलता है बट चलता है तो बड़े मूवमेंट आता है। छोटी टिकट के पॉकेट्स ये है, और काफी बीट एंड डाउन भी यदि आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि इन सब खबरों की वजह से ये काउंटर में बॉटम आउट होंगे। तो लगभग आप यहाँ पे देखोगे 18 रुपए 70 पैसे के आसपास के स्टॉप लॉस लगने चाहिए और 22 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। उसके अलावा बाकी जो दूसरे बैंक है, महाराष्ट्र बैंक या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, इन सब में कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। और ऐसा लग रहा है कि इन सारे स्टॉक में 5 से 10% के मूव इमीडिएट बेसिस से बन जाने चाहिए। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बार स्क्रीन पे दिखाइए, अगर आप देखेंगे चार्ट आपकी स्क्रीन। जी हाँ चंदन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जरा प्लीज रीड कीजिए। जैसे कि शैली कहते हैं कि अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में भी है। एक बार 25-25 पे स्क्रीन पर इसके टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा एक बार। स्पेशली चंदन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर आप देखें ये जो जोन है, एक सेकंड जरा प्लीज मैं आपको मेंशन करता हूँ। एक बार एक एवरेज है जो कि काफी क्रिटिकल है इस स्टॉक के लिए। 25-35 पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ मेरी स्क्रीन पे चंदन। अगर ये पूरा का पूरा क्लस्टर अगर आप 25-80 जो कि हमारा आप समझ लीजिए कि 27 अप्रैल से लेके अब तक का हाईएस्ट क्लस्टर है, वो पार करेगा तो इसमें क्या टारगेट्स खुलते हैं? 27-32 जो कि 13 अप्रैल का हाई है चंदन। देखो वीरू, काफी इंप्रेसिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। और मैं यदि इसका मंथली चार्ट पे देखूं तो मंथली चार्ट पे एक नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और आप नोटिस करोगे पिछले 5 महीने से ये 27, 50, 26, 50 के जोन को निकालने के लिए मशक्कत कर रहा है। शायद इस स्टॉक को कोई न्यूज का ट्रिगर चाहिए था, और ये जिस हिसाब से आप ट्रिगर बना और 50 डे का सपोर्ट लिया है, लग रहा है स्टॉक में बड़े मूवमेंट बनेंगे। अब वीकली चार्ट पे देखें तो आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल भी देखने को बन रहा है, और आज का जो मूवमेंट है वो लगभग पिछले 15-17 दिन को एनगल्फ किया है। तो जरूर यहाँ पे पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। एज ऑफ नाउ यहाँ पे सबसे पहले तो 27-40 के टारगेट बनेंगे जिनको इंट्राडे बेसिस पे फोकस करना है। उसके बाद इस काउंटर में 32 रुपए तक के भी टारगेट लगाए जा सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे खरीदारी के व्यू बन रहे हैं 24 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 27, 50 और 32 रुपए के टारगेट।
आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर महाराष्ट्र बैंक 25.90 पर, इंडियन ओवरसीज बैंक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 17.65 पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 26 रुपये और सेंट्रल बैंक में आप 20 रुपये का ट्रेड आते हुए दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्सर चर्चा पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी होती हुई दिखी थी। आप जब भी मेरे से बात करते हैं और बात होती है कॉरिडोर्स ऑफ पावर की, इस बैंक का नाम भी अक्सर आपको आता हुआ दिखता है। यहाँ पर कोई रणनीति सरकार की हो तो? देखिए, दरअसल जिस रणनीति के तहत सरकार आगे बढ़ रही है इस पूरे बैंक प्राइवेटाइजेशन में, तो मुझे लगता है कि एक सोच, एक विकल्प सरकार के पास ये जरूर है, जिसपे इस लिस्ट को तैयार होने से पहले फिर से मैं दोहरा दूं कि कई दौर की बैठकों में ये नाम आया था कि पंजाब एंड सिंध बैंक का क्या किया जाए, क्या इसका निजीकरण कर दिया जाए या फिर पंजाब नेशनल बैंक के साथ उसका मर्जर कर दिया जाए। तो अलग अलग विकल्पों पर सरकार ने यहाँ पे विचार किया था। हालांकि अंतिम फैसला यहाँ पे किसी एक मंत्रालय के द्वारा नहीं लिया जाता है, इसमें नीति आयोग की सिफारिश आती है, फिर कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक होती है, फिर वहां से मामला आईएमजी के पास जाता है जहां पे मंत्री स्तर के लोग होते हैं, जैसे निर्मला सीतारमण होती है, नितिन गडकरी होते हैं, फिर अंतिम फैसला कैबिनेट में लिया जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अब बड़े बैंकों को अपने पास रखना चाहती है, 5 से 6 बैंकों को, और बाकी बैंकों को किस्तों में निजीकरण करना चाहती है। 2 बैंक चालू कारोबारी साल के लिए, बाकी बैंक आप धीरे धीरे देखेंगे आगे चल के निजीकरण होता हुआ दिखेगा। जी, तो लक्ष्मण जी ये बताइए, 2 अहम पायदान अब पार कर लिए गए हैं। पहले बैंकों की लिस्ट बनी जो प्राइवेटाइज हो सकते हैं, उसके बाद वो लिस्ट पर काम हुआ, लिस्ट फाइनलाइज हुई, वो लिस्ट अब कैबिनेट कमेटी ऑफ डाइवेस्टमेंट के पास पहुंच चुकी है। ये बताइए अब यहां से कितना और समय? देखिए, यहां से 2 पायदान और है। पहला पायदान यह है कि आईएमजी के पास जाता है, जिसको इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप कहते हैं, जहां पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होती हैं और बाकी 3-4 मंत्रालय के मंत्री होते हैं। जब वहां से मामला मंजूर हो जाता है, तब कैबिनेट से अंतिम मुहर लगती है, और कैबिनेट से अंतिम मुहर लगते ही समझिए अब गाड़ी चल पड़ी है। अब बाकी की जो प्रक्रिया है कि एसेट वैल्यूअर नियुक्त करना, लीगल एडवाइजर नियुक्त करना, उन सबकी एक टाइमलाइन दी गई है, जैसे 5 हफ्ते में क्या करना है, 6 हफ्ते में क्या करना है, उस टाइमलाइन के हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि दरवाजा है, वो दरवाजा 2 है, आईएमजी की मंजूरी, फिर कैबिनेट से मंजूरी, उसके बाद बाकी प्रक्रिया की मंजूरी होगी, वो अलग चीजें हैं। चलिए, तो ये आपके सामने एक पूरा राउंड अप हुआ है। सरकारी बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन पर लिस्ट पहुंचा दी गई है कैबिनेट कमेटी ऑफ डाइवेस्टमेंट पर। कौन कौन से स्टॉक्स उस लिस्ट में हैं ये फिलहाल पता नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी इस पर मुस्तैद हैं और आने वाले 1-2 हफ्तों में आपको और बढ़िया कहानियां दिल्ली के गलियारों से आती हुई दिखेंगी। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी का PSU बैंकिंग इंडेक्स। यहाँ पर आप शानदार मोमेंटम देख रहे हैं। मई के महीने से यूँ समझिए कि 24 अप्रैल से अब तक आप लगभग 11% का मूव निफ्टी के PSU बैंकिंग इंडेक्स में देख रहे हैं। आज सुबह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको चहकते हुए दिखे फ्रंटलाइन काउंटर्स में, और बढ़िया मूव अब आपको आता हुआ दिख रहा है सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। चलिए, ये तो चर्चा यहाँ तक हुई। वापस जुड़ते हैं वीरेंद्र जी से और देखते हैं हमारे टेक्निकल पैनल में कौन कौन जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी। जी हाँ, शैल जी, अगर आप देखें आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे श्री गौरांग शाह, फंडामेंटली विशेषज्ञ अगर आप देखें वो हैं, और राहुल शर्मा जिनसे बात हुई थी कुछ देर पहले, असद बरन पाती से बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स को लेकर। चंदन थापड़िया हैं हमारे साथ मौजूद, राजेश शतपुते और साथ ही साथ संजीव भसीन हमारे साथ 3 बजे जुड़ेंगे, उनके BTST और साथ ही साथ कन्विक्शन ट्रेड्स पे बातचीत करेंगे। और याद रखिएगा आज मेरे सहयोगी प्रदीप एग्जैक्टली अगर आप देखें आपको बताएंगे SBI जिस स्टॉक ने तहलका मचा रखा है, इसके वैल्यूएशंस, इसके आज के तारीख में अगर आप देखें एसेट्स का वैल्यूएशन क्या है, क्यों है आखिर ये तेजी और क्यों बाजार इसकी तेजी पर लगा रहा है दाव। उसके बाद बात करेंगे हम यतन से डीलिंग चेक को लेकर, और साथ ही साथ 3:10 पर मैं और शैल जी शुरुआत करेंगे क्रम BTST ट्रेड्स का। लेकिन आपकी मुलाकात एक बार अगर आज के पैनल से कराऊं उससे पहले जरा असित को शुभकामनाएं देते हैं। ये असित से जब मैं इस वक्त बात भी कर रहा हूं तो शैल जी, ये अदानी इंटरप्राइजेस के जलवे जो है वो बिखरे हुए हैं स्क्रीन पर। असित, पहले तो आपको शुभकामनाएं उस कॉल ऑप्शन के लिए अदानी इंटरप्राइजेस की। आइए एक बार देखते हैं जरा कल हुआ क्या था और फिर हुआ क्या और अब क्या हो रहा है।
अदानी एंटरप्राइज का 1400 का कॉल लेना चाहूंगा, विच इज अराउंड 48-49 में चल रहा है अभी, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 40 फॉर अ टारगेट ऑफ 70। मुझे लगता है कि कल परसों में पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से ये 70 तक दिख सकता है। हम लोग यहाँ पर 1400 रुपए की कॉल ट्रैक कर रहे हैं और अब वो इन द मनी आती हुई दिख रही है। अब आपके सामने प्राइस है 71 रुपए। तो यहाँ पर राय है असित जी की तरफ से कि आप इसको घर लेके जाएं। यहाँ पर हम लोग एक 1400 की कॉल ट्रैक कर रहे हैं जो असित जी ने दी थी 47 रुपये पर, और 67 रुपीज़ पर उन्होंने कहा था कि भाई आप इसको और ऐड कर लीजिए। 1400 की कॉल अभी स्क्रीन पर आपके सामने आती हुई दिखेगी 123 रुपये पर। तो असित, पहले तो आपको इस कॉल के लिए शुभकामनाएं। कभी कभी अगर आप देखें दिन में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीनों में अगर आप देखें आदमी ऐसा काम कर जाता है, खुद भी कहता है अपने आप को वाह गुरु मैं तो छा गया। लेकिन वाकई अगर आप देखें कल आप अपनी उस कॉल के लिए छा गए। बहुत शानदार थी वो कॉल। और ये बताइए आज क्या पिक कर रहे हैं असित आप? थैंक यू वीरेंद्र जी। आई थिंक मदरसन सुमी को देख सकते हैं। आई थिंक थोड़ा रनअप हो चुका है। मैं 270 का कॉल देख रहा था। इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 10 रुपीज राइट नाउ। इसका स्टॉप लॉस अराउंड 6 एंड फॉर अ टारगेट पोजिशनल टारगेट ऑफ 16 to 18। अभी इमीडिएटली बाय नहीं करके थोड़ा अगर नीचे आता है 7-8 रुपीज के रेंज पे अगर लेना ठीक रहेगा। बट इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर एंड ऑब्वियसली न्यूज बेस भी है और RSI MACD ऑल पॉजिटिव, लॉन्ग बिल्ट ऑफ अराउंड 24%। तो मुझे लग रहा है कि मदरसन सुमी कैन हैव मोर माइलेज टू गो। सो थोड़ा रिट्रेसमेंट में बाय करेंगे, इमीडिएटली बाय नहीं करके। बट दिस इज द कॉल, 270 का कॉल एट 10 रुपीज। ओके, आप ले रहे हैं 260 का कॉल ऑप्शन में। मेरे ख्याल से 13 रुपए 95 पैसे में 18 का टारगेट रखेंगे, 6 का स्टॉप लॉस रखेंगे। मदरसन सुमी के चार्ट पर इसमें एक चीज याद रखिएगा, मल्टी ईयर ब्रेकआउट इज अराउंड द कॉर्नर। अगर आप इस एक सेकंड जरा प्लीज दिखाइएगा। मैं यहाँ पर एक बात भी कहना चाहूंगा। ये देखिए, एक तो अर्निंग्स का सपोर्ट है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो इसका ऑल टाइम हाई है वो था करीब करीब 264 का जोन, जो कि है 2017 का, यानी वो हाई भी कटने वाला है। तो इस ऑप्शन पे नजर रखिएगा जिसका टारगेट है इसका ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी। ओके, ये हो गई मदरसन सुमी की कॉल। पहला ट्रेड हो गया यहाँ पर। मदरसन सुमी स्टिल एट डे हाई और अर्निंग्स का अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट यहाँ पर है। राहुल जी नमस्कार, आप बताइए किस ट्रेड से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे? अभी हमने बैंकिंग पे लक्ष्मण जी की महत्वपूर्ण खबर देखी। उसने बैंक निफ्टी को एक बेस देने की कोशिश की है 35,200 35,220 के पास। आपकी अप्रोच क्लोजिंग में इंडिसेस पर और कौन सा स्टॉक चेज कर रहे हैं आप? नमस्कार शैल जी को भी और आपको भी। देखिए, निफ्टी ने आज के सेशन में, इनफैक्ट कल से हम देख रहे हैं कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एकदम बना हुआ है। मेरे हिसाब से निफ्टी में कोई ट्रेड लेने के लिए एक डिप का वेट करना चाहिए। यहाँ पर कोई फ्रेश ट्रेड नहीं बनती है। बट यहाँ पर आज के सेशन में क्लियरली PSU बैंक्स में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। मेरे हिसाब से इसे डिलीवरी में बाय करना चाहिए। 50 से लेके 55 रुपये तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं जून सीरीज में, और साथ ही में आई थिंक 41 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा। ओवरऑल PSU पैक में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टेट बैंक उसे लीड कर रहा है और अभी धीरे धीरे वो फ्लेवर आपको PNB, कैनरा बैंक और बाकी सारे PSU बैंक्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मेरा आज का ट्रेड छोटी टिकट साइज में PNB रहेगा। छोटा शेयर है और जो हेडरूम है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसका मंथली चार्ट्स देखें तो बहुत ही अच्छा अपसाइड है, जहाँ पर हमें 60 रुपये तक के भी लेवल स्लोली स्टडली देखने को मिल सकते हैं। तो एक इमीडिएट 50 के टारगेट के लिए PNB बाय कीजिए। 41 का स्टॉप लॉस रहेगा, डिलीवरी कॉल है। जी हाँ, तो PSU बैंकिंग बास्केट पर और राहुल जी की निगाहें, तो यकीन मानिए 2 बजे का एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ PSU बैंक्स डिसइन्वेस्टमेंट पे, और उसके बाद अगर आप देखें PNB जो कि इस दौर के हाई पर है। और याद रखिएगा इसका एक पॉइंट है और वो है 4640, दैट इज अप्रोक्सीमेटली फरवरी का हाई है। उसके निकलने के बाद आप समझ लीजिए कि ये मार्च 2020 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर को ट्रेड करना शुरू करेगा, उसको क्रॉस करके। अच्छा, आपके स्क्रीन पर आप देखें कुछ और चार्ट्स हैं। मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस दोनों ही स्टॉक्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहे हैं। चंदन, आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड और हल्का सा टच बेस इस पे भी कीजिएगा आप। देखिए,
मुथूट फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है वीरू हमें, और लगातार 2-3 दिन से इसका जिक्र कर रहे हैं। मुथूट फाइनेंस एक पोजिशनल ट्रेड है जहां पे हमारा 1450 से लेके 1500 का टारगेट है, और मुथूट फाइनेंस हमारा पिक ऑफ द मंथ भी है। पिक ऑफ मंथ में हम मुथूट फाइनेंस के इसके प्राइस पैटर्न की वजह से इस पे फोकस कर रहे हैं। तो ऑफिशियली हमारा जून का जो बड़ा ट्रेड है वो मुथूट फाइनेंस है, तो इसको जस्ट ध्यान में रखना चाहिए। और इमीडिएट बेसिस पर ट्रेड की बात करें तो हमने आपके लिए भारत फोर्ज को सिलेक्ट किया है, बट स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम आया है, तो फिर भी लेना चाहिए। 675 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, 710 तक के टारगेट भारत फोर्ज में बनने चाहिए। ओके, भारत फौज अगर आप देखिए, मुथूट फाइनेंस, ये याद रखिएगा चंदन जी की मंथली कॉल है और इस पर नजर रखिएगा। और भारत फौज फॉर द टाइमिंग इस स्टॉक को आप चेस कर रहे हैं। अब आइए कुछ और ट्रेड्स जिनको सुबह से कंसोलिडेशन हो रहा है और उनमें ब्रेकआउट की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। चंदन, आप सुबह अगर आप देखें, आपको याद होगा जब हम आखिरी बार बात कर रहे थे 10:05 के आसपास, हमने टाटा कंज्यूमर का जिक्र किया था। मैं अभी पिछले 10 मिनट से निगाहें इस पर गई, इसकी कैंडल धीरे धीरे काफी स्ट्रॉन्ग होती हुई अब ये कल की कैंडल के ऊपर बहुत स्ट्रांगली ट्रेवल करता हुआ। ओआई एडिशन देखिए वो काफी अच्छा खासा है। चंदन, क्या ये स्टॉक 690, 686 और इवन अगर आप देखें 693 के जोन के लिए क्या तैयार हो रहा है? क्या कोई लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? डेली पे बहुत कन्विंस कर रहा है ये इस वक्त। आपका टेक इस स्टॉक पे? बिल्कुल, टाटा कंज्यूमर की आप बात कर रहे हैं, पॉजिटिव व्यू है यहाँ पे, और विरुद्ध देखिए थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि काफी बड़ा मूवमेंट इस काउंटर में नीचे के लेवल से देखा है, स्लो एंड स्टडी। बट ऐसा लग रहा है कि अब कंसोलिडेशन पूरा होगा और 693, 700 तक के जो रिसेंट के स्विंग हाइज है, लाइफ टाइम हाइज है, वहां तक काउंटर जाएगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव बायस है यहाँ पे। 660 का इमीडिएट स्टॉप लॉस है, 603 में 698 के लाइफ टाइम हाई के टारगेट से। टाटा कंज्यूमर पे नजर रखिएगा। इसके पे कॉल ऑप्शंस को रीड नहीं कर पा रहा हूँ, अगर कॉल ऑप्शंस को रीड कर रहा होता तो शायद मैं आपको कोई कॉल ऑप्शन दिखाता यहाँ पर, लेकिन इस वक्त टाटा कंज्यूमर भी डे हाई पर कारोबार कर रहा है। L&T फाइनेंस ये भी दिन के सर्वोच्च दरों पे आके ट्रेड करता हुआ अच्छा खासा मूव और डे हाई पर है ये। और एक काम करिए, 1-2 स्टॉक्स और लेके आइए। PSU बैंकिंग बास्केट एक मूव जनरेट करता हुआ। लुक एट इंडसइंड बैंक, डे हाई पर 1031 पे, और ये पिछले 5 सेशन के हाईएस्ट क्लस्टर को पार करता हुआ। 1-2 ट्रेड्स पिक कर लेते हैं, फिर चलते हैं गौरांग जी के पास। एक बार राहुल इस स्टॉक को देखिएगा, आपकी राय, डे हाई पर और पिछले 5 सेशन के हाईएस्ट क्लस्टर को पार करता हुआ। राहुल राहुल मेरे संपर्क डायरेक्टर साहब बताइए मेरे को प्लीज, राहुल है कि नहीं? चंदन, आप कुछ टेक देंगे? इंडसइंड बैंक की बात कर रहे हैं आप? चंदन, आपका टेक इंडसइंड बैंक पे? बिल्कुल बिल्कुल, इंडसइंड बैंक काफी अच्छा लग रहा है वीरू, देखो, और कहीं ना कहीं काउंटर ऐसा लग रहा है अब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है। आप पिछले लगभग 7-8 दिनों से देखें तो 1025-30 के जोन के आसपास ये हर्डल ले रहा है, और आज ऐसा लग रहा है कि इस जोन को निकाल देगा। इवन लास्ट वीक में भी एक डोजी कैंडल बना था, और अब ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इस काउंटर में है। तो 1005 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी, 1060 तक के अपसाइड यहाँ पे बनेंगे। इंडसइंड बैंक आपके स्क्रीन पर आप देखिए, डे हाई के क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और याद रखिएगा इंडसइंड बैंक ने इस वक्त अपनी कल के कैंडल हाई को क्रॉस करना शुरू कर दिया है। मैं एक और फैक्ट कह रहा था, मेरे को प्राइस नहीं मिल रहा था। टाटा कंज्यूमर की उस कॉल पे नजर रखिएगा, आप रखिएगा 680 की इसकी कॉल पे, 680 की इसकी कॉल 1560 पे। हल्का सा चंदन, मेरे को प्रदीप के पास जाना है, उसके बाद 680 की कॉल 1560 पर है, कल के प्रीमियम हाई को क्रॉस कर गई है। ये एक रीजनेबल प्राइस है इस ब्रेकआउट को चेज करने के लिए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये रीजनेबल प्राइस है और यहाँ पे फोकस करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं अंडरलाइन में, इस कॉल ऑप्शन में भी मूवमेंट बनेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 25 से 28 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, चलिए, टाटा कंज्यूमर हो गया। इस बीच अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे हमने एक ट्रेड लिया इंडसइंड बैंक का, मन्नापुरम, अगर आप देखें डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी 15503 के क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ, थोड़ा सा पुल बैक आया है यहाँ पर। और बैंक निफ्टी याद रखेगा 35231, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस बार के जब नंबर आए
उसके बाद गजब की तेज़ी थी और स्टॉक जो है वो अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे अगर आप देखें आके खड़ा हो गया। आखिर जानकार इस बैंक के वैल्यूएशंस को लेके कहते क्या हैं, एक ज़माने तक ये स्टॉक सोया रहा। मुझे याद है 258 रुपये का इसका लो भी था इसके बीच में। मेरे सहयोगी प्रदीप मौजूद हैं इस वक्त। प्रदीप, थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैं आपसे, आखिरकार एग्जैक्टली जो SBI के वैल्यूएशंस हैं उसको लेकर कहा किया जा रहा है, और इस बार के नंबर्स में जो था क्या क्रक्स था, और एग्जैक्टली अगर आप देखें इसकी फेयर प्राइसिंग को लेकर टिप्पणी क्या हो रही है। इस वक्त स्टार ऑफ द मोमेंट है ये बैंकिंग स्पेस में। प्रदीप। जी हाँ, और अगर आप सिंपली इसके ईयरली चार्ट पे नजर डालें और ये देखें कि पिछले 10-11 सालों की जो मूवमेंट SBI के चार्ट पे आपने देखी है वो कैसी रही, तो आप देखेंगे कि ये 350 रुपए के आसपास के लेवल पर आकर के लगातार अटकता था। पिछले 10 सालों से ये था। 2019 में कुछ दिन के लिए ऊपर आया तो 370-75 तक के लेवल दिखाए। तो 10-11 साल के कंसोलिडेशन से ये आपको बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो आप ब्रेकआउट होते हुए देख रहे हैं ये वाकई सिर्फ चार्ट पर एक मूव है या इसके पीछे की कहानी बदल चुकी है। तो हम वैल्यूएशंस के बारे में बात करें, उस पर नजर डालें। उसके पहले सिर्फ आप अगर एक बात ये देखें कि उस वक्त का SBI जो 2010-11 में था, जब पहली बार ये 350 के लेवल पर आया था, और आज का SBI, उसमें कितना फर्क हो चुका है। आप देखिए उस वक्त बैंक के जो कुल एसेट्स थे वो करीब 16.5 लाख करोड़ के आसपास थे, और आज बैंक के कुल एसेट्स हैं वो 45 लाख करोड़ के आसपास हैं। तो आप कह सकते हैं कि 3 गुना बड़ा बैंक है। यानी आज आपको उस समय के SBI के बराबर 3 SBI एक साथ मिल रहे हैं, करीब करीब उसी प्राइस पे 350 की जगह अब ये जाकर के 425 पे आया है। तो सिर्फ इतनी सी बढ़ोतरी प्राइस में और कारोबार 3 गुना हो गया। अब इसमें से शेयर होल्डर को क्या मिलता है, तो बैंक की जो वैल्यूएशन होती है वो हम बुक वैल्यू के आधार पर लगाते हैं। तो बुक वैल्यू का जो कैलकुलेशन होता है वो नेटवर्थ को आप डिवाइड करते हैं टोटल शेयर से। तो नेटवर्थ को आप कंपेयर करके देखिए, 2011 में इसकी नेटवर्थ थी करीब 83,000 करोड़ और आज नेटवर्थ हो गई है 2,53,000 करोड़। तो ये भी 3 गुना हो चुका है। यानी बैंक की जो असल वैल्यू है वो उस वक्त से अब तक 3 गुना हो चुकी है। अगर आप इस बैंक के NPAs देखें तो बुरे से बुरे वक्त में भी दूसरे बैंकों के मुकाबले में ये काफ़ी कम रहे, 6-7% से ऊपर ग्रॉस NPA नहीं गया, और नेट NPA तो आपको देखिए हर वक्त 1-1.5% के आसपास तो बैंकों का नेट NPA होता ही है। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी अब उस नॉर्मल फेस के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। तो इसको देखते हुए आज जो वैल्यूएशन आपको नज़र आ रही है SBI की वो वाकई काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो खरीदारी हो रही है वो डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स की ओर से, फंड्स की ओर से हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि एक बहुत ही मुश्किल दौर से ये स्टॉक बाहर निकला है और अब आगे आने वाले साल काफ़ी ज़बरदस्त होंगे। कारोबार तो बढ़ेगा ही और वैल्यूएशन में कैचअप करने के लिए बहुत बड़ा गैप है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतना कीमती समय निकाला अपना और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया कि किस तरीके से अगर आप SBI के छोटे छोटे हिस्से जो लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड हैं उनका आंकड़ा करें और जोड़ें तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस दिखेगा, फिलहाल जो 437 के आसपास फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा। प्रदीप जी, मेरे 1-2 प्रश्न और हैं आपसे। अक्सर हम लोग देखते हैं और मेरे एक्सपीरियंस में ये बातें पिछले 25 साल में 2 बार हुई हैं। एक, हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक ने 10 साल कुछ नहीं किया, ये दशक थी सन 2000 की, और उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव आया कि उसके पेरेंट ने कहा कि भाई मुझे वापस कर दो मेरे शेयर, अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो कम से कम मुझे तो पता है। उसके बाद यही खेल आपके साथ होता हुआ दिखा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। 10 साल स्टॉक ने कुछ नहीं किया और उसके बाद 2 या 2.5 गुना हो गया। आपके हिसाब से प्रदीप जी, क्योंकि आप बैंक से इतने करीबी तौर से ट्रैक करते हैं, SBI की क्या वैल्यू होगी? तो SBI की वैल्यू को आप सम ऑफ द पार्ट के तौर पे देखेंगे, क्योंकि इसकी जो सब्सिडरीज हैं उनकी भी वैल्यू काफ़ी और काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त जो आप 400-425 का भाव देख रहे हैं उसमें से आधी वैल्यू दरअसल दूसरी सब्सिडरीज को दी जा रही है और आधी वैल्यू केवल बैंक को दी जा रही है। तो इस वक्त अगर आप अंदाज़ा लगाएं, देखिए SBI लाइफ लिस्टेड कंपनी है, SBI म्यूचुअल फंड लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन आपके सामने HDFC म्यूचुअल फंड, रिलायंस निपॉन जैसी 2 कंपनियां लिस्टेड हैं, तो उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से जो मैंने वैल्यूएशन निकाली है, SBI लाइफ की करीब 75 रुपये वैल्यू बैठती है, SBI म्यूचुअल फंड की 25 रुपये बैठती है, कार्ड की जो लिस्टेड है 80 रुपये बैठती है, और इसी तरह से आप SBI कैप्स जो इनकी मर्चेंट बैंकिंग कंपनी है उसको 20 रुपये लगाएंगे, और SBI जनरल एक अभी अनलिस्टेड कंपनी है
उसको 13 रुपए लगाएंगे। तो इन सारी वैल्यूएशन को जोड़कर करीब करीब 215 रुपए, 213 रुपए के आसपास का टू बी प्रिसाइज लेवल आता है। यानी बैंक स्टैंड अलोन बेसिस पे केवल 225 रुपए के वैल्यूएशन पे मिल रहा है और इसकी जो एस्टिमेटेड बुक वैल्यू है इस साल की वो 280 रुपए है। यानी आप 20% के डिस्काउंट पे, बुक वैल्यू से 20% के डिस्काउंट पे इसको देख रहे हैं। तो 10 साल पहले जो वैल्यूएशन हमने दी थी उस वक्त अगर 350 रुपए की वैल्यू थी तो तब इन सब्सिडरीज की वैल्यूएशन 200 रुपए, 225 रुपए नहीं थी। तब उनकी वैल्यू अगर बहुत ज्यादा रही होगी, जो एनालिस्ट मुझे कह रहे हैं कि 50, 60, 70 रुपए रही होगी। तो आपने स्टैंड अलोन बैंक को कम से कम 350 रुपए की वैल्यूएशन दी जब इसकी बुक वैल्यू करीब 80, 85, 90 रुपए हुआ करती थी। यानी 3 टाइम्स बुक पे आपने इसको वैल्यू किया है। तो अगर आज आप स्टैंड अलोन बैंक को जो आज की तारीख में 200, 225 रुपए पे आप वैल्यू कर रहे हैं बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे, अगर 3 टाइम्स बुक पे इसी को वैल्यू करें तो कम से कम 750, 800 रुपए तो बैंक की वैल्यू होती है और उसके ऊपर 200 रुपए की वैल्यूएशन जो है वो सब्सिडरीज की आती है। तो जाहिर है कि हम अगर सिर्फ इसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन को कंपेयर करें तो 1000 रुपए के आसपास का आंकड़ा आपको आता हुआ दिखाई देता है। और जो इसकी मार्केट कैप हो जाएगी तो आज की तारीख में TCS और RIL के बाद सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी उस लिहाज से इसको होना चाहिए। और एनालिस्ट ये मानते हैं कि देर सवेर ये कैचअप करेगा, थोड़ा वक्त आपको लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी में बूस्ट आएगा और आप देखेंगे कि NPS बिल्कुल से गायब हो गए तो बाजार इसको रियलाइज करेगा और वो वैल्यूज आपको अचीव होती हुई नजर आएंगी। चलिए प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतने आसान तरीकों में समझाया कि SBI की वैल्यू जो फिलहाल रिकॉर्ड हाई दिख रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने फंडामेंटल विशेषज्ञ श्री गौरांग शाह साहब जुड़े हुए हैं। बहुत लंबे अरसे से वो SBI पर बुलिश हैं। एक टिप्पणी उनसे लेते हैं इस देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक पर। शाह साहब, शुभ प्रभात, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से SBI को आप देखते हैं इस रिकॉर्ड लेवल पर। बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जो भी विश्लेषण आंकड़ों को लेकर के किया और अनुमान को लेकर के अभी प्रदीप ने पूरी छवि जो हमारे सामने रखी है, मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है कि सरकारी बैंक को थोड़ा बहुत और तवज्जो दिया जाए, क्योंकि जो बदलाव भी RBI की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से, सरकार से, अभी जब प्रोग्राम की शुरुआत में आप विनिवेश की बात कर रहे थे लक्ष्मण रॉय जी से, तो मेरा ये मानना है कि अब वो समय आया है कि एक अलग नजरिए से आपको सरकारी बैंक को देखना चाहिए। और उसी लिहाज से, और एक तर्क अगर मैं आपके सामने रखना चाहूँ शैल जी, तो जो नतीजे आए थे चौथी तिमाही के, उनके पश्चात काफी लंबे समय से, तो जैसे आपने भी जिक्र किया कि हमारी पसंद SBI रही है सरकारी बैंकों में, लेकिन वो खरीदारी की राय तो बरकरार है, लेकिन चौथी तिमाही के नतीजों को देखने के बाद 520 का लक्ष्य हमने सामने रखा है। ये लंबी अवधि का नहीं, ये बहुत ही मध्यम अवधि का लक्ष्य है। और अगर इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे इतने बुरे नहीं आए, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, मोनेटोरियम, लोन रिपेमेंट, इंटरेस्ट सर्विसिंग वगैरह को लेकर के प्रश्न उठे थे, तो अगर उतनी खराब नहीं आए, लेकिन एक तिमाही के बाद भी जो दूसरी तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे इस वित्तीय वर्ष के, वो बहुत ही मजबूत और शानदार होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से SBI की रेट ऊपर की तरफ हो सकती है। शाह साहब, आपने इतना बढ़िया राय दी SBI पर। मैं उम्मीद करता हूँ 530 जल्द ही जल्द, और जो प्रदीप जी ने आपको वैल्यूएशंस बताई हैं वो अल्टीमेटली 2-3 साल में आती हुई दिखेंगी। डायरेक्टर साहब जुड़िए असित बरन जी से और दिखाइए मुथूट फाइनेंस का एक शानदार चार्ट। 6.5% तो ये काउंटर आपको तेज़ी में दिखेगा फ़िलहाल फ्यूचर्स में, और मेरे ख्याल से एक ऑल टाइम हाई, जी हाँ, आपके सामने एक ऑल टाइम हाई मुथूट फाइनेंस में आज लगी है। यहाँ पर जून 2020 में आपने जो प्राइस देखा था वो था 1405 रुपये। देखते हैं कि आपको ये मूव कहाँ लेके जाता है। 1402। बताइए असित जी, अदानी एंटरप्राइजेस के बाद क्या करना है मुथूट फाइनेंस में? 1403 का प्राइस। हाँ सर, मुथूट फाइनेंस का 1400 का कॉल में देख रहा था, दैट इज अराउंड राइट नाउ 67। ये थोड़ा बढ़ गया है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस अगर 1390 के ऊपर रह रहा है आज, ये कल डेफिनेटली अच्छा मोमेंटम दिखाएगा, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। इसका चार्ट स्ट्रक्चर और OI डेटा जिससे एडिशन हुआ है काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस कैन डेफिनेटली शो अस 30-40 bucks टुमारो इन द मॉर्निंग। सो एनी डिप एज लॉन्ग एज इट इज अबव 1390, I think we should go for long.
in Muthoot Finance. 1400 रुपये का जो कॉल है वो 66-67 रुपये का आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इत्तेफाकन ये वही प्राइस है जब आपको ख़रीदारी की दोबारा सलाह दी थी असित जी ने अदानी एंटरप्राइजेस की 1400 की कॉल पर। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जुड़कर दिख रही हैं। मुथूट फाइनेंस की 1400 की कॉल स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर, और फिलहाल ये भी एक पोजिशनल ट्रेड आपके सामने आता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, स्टॉक पर रिकॉर्ड हाई लग चुका है मुथूट फाइनेंस पर, क्या आप कुछ अपनी टिप्पणी करेंगे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट एक्शन पर? शैल जी, अगर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो इसके वॉल्यूम से बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक और चीज़ है जी जो कि हमने सुबह भी डिस्कस की थी, मल्टी ईयर चैनल। आप समझ लीजिए कि फरवरी 2020 में इसका प्राइस अगर आप देखें इसी रेंज में था, और एक मल्टी ईयर चैनल जो है वो ऑन द हायर साइड कट गई है। यानी अगर आप देखें तो इस चैनल का बेस है करीब 1100 रुपये, और ये ब्रेकआउट आया है करीब 1400 के ऊपर। दैट मीन्स टेक्निकली ये 300 रुपये की चैनल का ब्रेकआउट प्रोजेक्शन जो बनता है वो 1400 के ऊपर, यानी 14, 15, 16, 1700 का। चंदन, अगर मेरी अप्रोच से आप सहमत हैं तो आप भी थोड़ा सा ऐड कीजिए। अभी टिप्पणी करी यहाँ पर असित ने, आप कैसे अप्रोच करेंगे? 1408 डे हाई पर अर्निंग्स का सपोर्ट है, फ्लो करता हुआ इस वक्त। बिल्कुल, मुथूट फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है और हमारा पिक ऑफ द मंथ है यहाँ पे। इस काउंटर को हम 1470 के टारगेट के लिए यहाँ पे मंथली कॉल्स सजेस्ट कर रहे हैं। अभी भी हमारा मानना है कि जिस हिसाब से इसमें मंथली ब्रेकआउट हुआ है और ओपन इंटरेस्ट और रोल ओवर का डेटा और वॉल्यूम सपोर्टिंग है, काउंटर में 1470 के हमारे मंथली टारगेट होने चाहिए। तो पॉजिटिव व्यू है हमारा, और ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम इवन मंथली की जगह ये वीकली ट्रेड बन के और इस वीक में ही टारगेट हिट करता हुआ नजर आएगा। एक बहुत ही बढ़िया कॉल है, ये पोजिशनल भी है, और आपको फ्यूचर्स पर भी एक कॉल चंदन तपड़िया साहब की तरफ से आती हुई दिखी है। रिकॉर्ड हाई मुथूट फाइनेंस में आज स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, आज सुबह सुबह आशीष जी की टीम में एक काउंटर था IRB इंफ्रा। एक्चुअली बहुत सारे इंजीनियरिंग स्पेस और कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स जो हैं वो बाज़ार में आपको वापस आते हुए दिखेंगे। IRB इंफ्रा पर एक बार नज़र डलवा लेते हैं हमारे मित्र राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, बढ़िया मूव आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। 2 दिन से HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी, बताइए IRB इंफ्रा कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? जय सर जी, क्षमा चाहूँगा, आज थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है, बट अभी एकदम क्लियर है। देखिए IRB में अगर थोड़े बड़े हम चार्ट देखें तो स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज की तरफ आ गया है, जो कि एक बड़े लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर बुल और बेयर मार्केट का इंडिकेटर है। स्टॉक में अगर हम बात करें तो जो रेजिस्टेंस है 128, 130 के रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। मेरे हिसाब से ये लेवल के ऊपर स्टॉक एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा, जहाँ पर ऊपर में 150 से लेके 160 तक की जगह ओपन होगी। वॉल्यूम खास करके ऐसा नहीं कि आज पहले दिन वॉल्यूम्स हो रही है, लगातार 3 सेशन से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और डिलीवरी क्वांटिटी के साथ में IRB ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से 120 का जो इसका एक तरह से प्रीवियस रेजिस्टेंस था, हर्डल था, वो एक अच्छा बेस का काम करेगा इस रैली के लिए। 120 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली इसमें 150 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजिशन ली जा सकती है। मैं शैल जी इनफैक्ट यही 2 स्टॉक्स लेके बैठा था। मैं एक IRB लेके बैठा था और एक NLC इंडिया। मैं 2 स्टॉक्स पे, कैश के स्टॉक्स में नज़र रख रहा था। याद रखिएगा IRB में मैं हुआ क्या है, ये IRB में लगभग समझ लीजिए कि अगस्त 2020 से लेकर आती हुई फॉलिंग चैनल का आज ब्रेकआउट हुआ है। 127-75 पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 90 पे, और ये स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का जो ब्रेकआउट है याद रखिएगा वो 128 ही होगा। चंदन, अभी कुछ दिनों पहले हम NLC को भी ट्रैक कर रहे थे 61-35 पे। जरा प्लीज डायरेक्टर साहब इसकी एक बार कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, महीने भर की कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा और डेली चार्ट रखिएगा। चंदन, आप देखिए 10 डेमा को इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेशन नहीं तोड़ा और अपने फ्लैग पे कायम रहा, और उसके बाद आज वॉल्यूम्स देखिए और उस फ्लैग से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को 61-75 डे हाई पर? बिल्कुल, देखो NLC इंडिया में वीरू लास्ट वीक में बड़ा मूवमेंट हुआ था, बट उसके बाद में ये आइसोलेशन से चला गया 14 दिन से, और ऐसा लग रहा है कि वापस वॉल्यूम सर्ज होगा और मूवमेंट स्टार्ट होगा। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर प्लस यहाँ पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स RSI MACD में बाई बन रहा है, तो 60 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा, और मेरा मानना है कि 60 के स्टॉप से कहीं ना कहीं 66 तक के अपसाइड ये स्टॉक अब दिखाएगा।
चलिए, एक हो गया IRB और उसके बाद हो गया NLC आपकी स्क्रीन पर, और कुछ स्टॉक्स को पकड़ते हैं जो कि अच्छा मूव कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग अपोलो टायर्स। मैं ऐसे ही चार्ट्स देख रहा था जो कि पिछले 10 दिनों से रेस्ट मोड में है और वहां से बाहर निकलते हुए। अब आप देखिए अपोलो टायर्स। राजेश शतपुते जी, माफी चाहूंगा आपसे थोड़ा देर से जुड़ रहा हूं। एक तो आपका इस वक्त का टॉप कन्विक्शन ट्रेड, और अपोलो टायर्स भी आज अपने आप समझ लीजिए कि 30 अप्रैल से लेके अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर को काटता हुआ। आपका टेक इस स्टॉक पे, और कोई ब्रेकआउट अगर विजिबल है आपको तो कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स के थ्रू आप प्ले करना चाहेंगे? वीरेंद्र, देखिए अपोलो टायर्स का 229 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका जो टारगेट बनता है दैट इज रफली अबाउट 238 240। मेरे हिसाब से फ्यूचर में भी यहाँ पे काम हो सकता है। छोटा स्टॉप लॉस होगा 225 का। सो अपोलो डेफिनेटली यस, इट्स अ बाय। ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ रहा है तो फॉलो थ्रू मिलेगा। वीरेंद्र, मुझे जो मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में हमने एक अच्छा मूव देखा सुबह के बाद। अभी ये कंसोलिडेशन में है, 610 612 के आसपास का यहाँ पे आर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट है, सो इट इज रेस्टिंग अबाउट इट्स नेकलाइन। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक एंट्री पॉइंट बढ़िया रहेगा। इसका जो टारगेट दिख रहा है मुझे ग्लेनमार्क का वो रहेगा 634, मे बी यू कैन टेक इट एज ए PTSD। इसका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा 608 का। चलिए, तो आपको फार्मा स्टॉक्स की कड़ी में एक और लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है। सुबह से ल्यूपिन ट्रैक कर रहे हैं हम। 1268 रुपये का हाईएस्ट लेवल यहाँ पर आपने आता हुआ देखा, और अब इस कड़ी में आपको जुड़ता हुआ दिख रहा है ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर। डायरेक्टर साहब, वापस लाइए मुथूट फाइनेंस को स्क्रीन पर। यहाँ पर आपने 10% का सर्किट लगता हुआ देखा है। काउंटर दोबारा सांस लेता हुआ, और 1440 के आसपास यहाँ पर जो 10% का सर्किट था वो आपको स्क्रीन पर लगता हुआ दिखा। हल्की सांस फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। जो फ्यूचर्स आपको 68 रुपये के आसपास सजेस्ट किए थे असित जी ने, वो अब आपको ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं फिलहाल 82 रुपये के उच्चतम लेवल के आसपास। वीरेंद्र जी, आपको RBL बैंक पर भी मेरे ख्याल से नज़र डालनी पड़ेगी। आज दिन बैंक्स का है, शानदार मोमेंटम, और आपने NLC इंडिया पकड़ा था। दिन के उच्चतम लेवल 62 रुपये 40 पैसे पर आपको NLC इंडिया भी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जब तक आप इन पर मार्क करते हैं, हम लोग स्वागत करेंगे मदरसन सुमी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विवेक चांद सहगल साहब का, लेकिन उससे पहले RBL बैंक। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, आज RBL बैंक की हमने कॉल ली थी। RBL बैंक का चंदन जी और मैंने डिस्कशन किया था, और सुबह पहला ट्रेड जो था हमारा, पहली थी UPL की कॉल और दूसरी थी RBL की कॉल 220। वो 10 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड कर रही है। सुबह हमने बाय की थी वो करीब 8 रुपये 40 पैसे पे। चंदन, इस प्राइस में जानते हैं इंपॉर्टेंस क्या है? इस प्राइस में इंपॉर्टेंस ये है 50-20 डेमा का पॉजिटिव क्रॉस ओवर। आज की ये कैंडल का लो था 100 डेमा, आज इसने पार किया 200 डेमा। आई मीन इतना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर। इस ऑप्शन पे 10 पे 86 पे लोग लोडेड भी है इस वक्त, वो क्या करें? और फ्रेश बाय के लिहाज से यही ऑप्शन ठीक रहेगा या फिर थोड़ा सा और ट्रेवल करें? विरोध, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही रहेगा, और बिल्कुल एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है। और आप इसके प्राइस बिहेवियर को देखें, चलता है 2 दिन कंसोलिडेट होता है, फिर वापस मूवमेंट बनाते हैं, नया मोमेंटम बनना है, और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है जहां पे 211 के लो बने। तो मेरे हिसाब से अब 212-13 के हायर लोज के सपोर्ट बनेंगे, और 230-35 तक के यहाँ पे मूवमेंट इसमें बनेंगे। तो 220 का कॉल सफिशिएंट है, और आज यदि ये कॉल थोड़ी सी चलती है तो इस कॉल का भी प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो भी लगभग 10 रुपए 50 पैसे के आसपास चल रही है, खरीदना चाहिए। 7 रुपए का स्टॉप लॉस, 17 से 18 रुपए तक के टारगेट RBL की 228 द मनी कॉल जून में बन सकते हैं। चलिए, आपके सामने मदरसन सुमी का चार्ट लेके आते हुए दिख रहे हैं। फंडामेंटल स्ट्रेंथ और बढ़िया मूव नतीजों के बाद रिकॉर्ड हाई पर आपको दिख रहा है मदरसन सुमी पर 268 रुपये। हमारे साथ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विवेक चांद सहगल साहब जुड़ रहे हैं मदरसन सुमी से। नतीजे बहुत ही शानदार थे। कंपनी का रेवेन्यू लगभग 18% आपको बढ़ता हुआ दिखा, और मुनाफे में लगभग 3x यानी कि 290% का उछाल आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है, और नतीजों और आगे के आउटलुक पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं विवेक चांद सहगल साहब। आप पोस्टर जेंटलमैन हैं ऑटो एंसिलरी सेक्टर के, और पिछले 3-3.5 दशकों से बाजार में तहलका मचा रखा है मदरसन सुमी के स्टॉक ने। सहगल साहब, स्वागत है आपका। ये बताइए कि तिमाही दर तिमाही और साल दर साल अच्छा इजाफा आपके क्वार्टरली नंबर्स में आता हुआ दिख रहा है।
बाकी जितने सेगमेंट्स आपके हैं वहाँ पर किस तरीके का परफॉर्मेंस आया है और रेवेन्यू आउटलुक क्या है ग्रोथ का सन 2022 के लिए? देखिए, मदरसन एक कंपनी जहाँ पे नंबर्स विल ऑलवेज डू द टॉकिंग। इस माहौल के अंदर में, इस कंडीशन में हमारा टॉप लाइन जो है हैज ग्रोन 19% इन फोर्थ क्वार्टर। थोड़ा सा अप एंड डाउन है, बट मेन चीज हमारे को ये सोचना है कि हमारी काफी सारी प्रोडक्शन जो है यूरोप में और अमेरिका में है, और वहाँ पे इस टाइम एक्सटेंडेड हॉलीडेज मिली उनको, जो क्रिसमस की थी या न्यू ईयर्स की थी, तो उन्होंने एक्सटेंड करी हुई थी, तो लेस वर्किंग डेज पर आप नतीजा देख सकते हैं। द नंबर्स आर वेरी गुड। टॉप लाइन वाज अप 19%। हमारा एबिटा और पैट और पीबीटी तो बहुत काफी बढ़िया है, और ऑलमोस्ट ऑल एस्टिमेट्स जो हैं जितनों की भी है उसके तो हम लोगों ने बीट किया है। तो डेफिनेटली फ्यूचर इज ऑल्सो गोइंग टू बी सिमिलर, बट एक चीज हमारे को अपने जहन में रखना, अपने दिमाग में रखना है कि स्टॉप एंड गो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो पैंडेमिक की जो आसार है उसकी वजह से होगा, तो उसको मध्य नजर रखते हुए ओवरऑल मदरसन को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छी फीलिंग। हमारे जो हम लोगों ने ऑर्डर बुक डिक्लेयर किया है, जो ईवी बुक है, उसका सबके अंदर में हमारी गुड न्यूज है। सो ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू आवर टीम्स फ्रॉम द बोर्ड। सहगल साहब, अगर आप रॉ मटेरियल प्राइसेस देखें, हर तरीके का मेटल जो आपके लिए एक अहम रॉ मटेरियल है, उसके प्राइसेस पिछले 3-4 तिमाही में बहुत बढ़ते हुए दिखे हैं। आपकी मार्जिन अगर हम देखें तो 150 बेसिस पॉइंट बढ़ती हुई आई है 10.1% पर पिछले चौथे क्वार्टर में। क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल है जहां हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस स्पेशली स्टील इतना बढ़ चुका है? देखिए, आज की डेट के अंदर में हमारे को ये समझना है कि कार मेकर की जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो भी चीजें हैं ये बाहर की प्रेशर्स हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये जरूर थोड़ी दिनों के अंदर में वो वापस नीचे आएंगी। तो वो बहुत ही उदारता से अपने बड़े दिल से ही इज हेल्पिंग अस, जो जितने भी सप्लायर्स हैं सबको हेल्प कर रहे हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन कंटिन्यू करें। तो आई थिंक ये चीज अपने एक हम लोग को सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा पेशेंस है कार मेकर्स के अंदर में आज की डेट के अंदर में, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस जो ग्लोबली कंडीशंस है। और दूसरी चीज ये है कि जो आपने सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी, देखिए उसी तरह हमारे जो फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर मैनेजर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके पास आज की डेट के अंदर में बहुत ज्यादा टाइम है। जो जब प्रेशर होता था 2 साल पहले, प्री कोविड टाइम जिसे हम लोग बोलते हैं, उस टाइम के अंदर बहुत प्रेशर मारामारी होती थी, बट आज की डेट के अंदर वो हर एक पैसे को भी बचाना है तो उसके अंदर में वो लोग सक्षम है और उसको करते हैं। और जो हमारी वर्कफोर्स है, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, उनके अंदर में भी एक जागरूकता है कि नहीं, हमारे को कॉस्ट को नीचे लाना है। तो आई थिंक डेफिनेटली जो भी चीजें ये लोग कर रहे हैं बहुत सस्टेनेबल है। सहगल साहब, एक और चीज़ अगर आप देखें यूरोप और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे जो ओपनिंग अप कहीं ना कहीं प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट रही है। हम सेकेंड वेव में अगर आप देखें अप्रैल मई में काफ़ी अगर आप दिक्कतों में रहे, एग्जैक्टली वहाँ से जो डिमांड आउटलुक है वो कैसा नज़र आ रहा है आपको? आगे डिमांड कैसी रहेगी? और स्पेशली अगर आप देखें इस फिस्कल के जो फर्स्ट हाफ में एक्सपोर्ट मार्केट है वो आपको कितना स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है? हम एक्सपोर्ट्स करते नहीं, बहुत कम है एक्सपोर्ट्स हमारे वहाँ प्लांट्स हैं। हम यूरोप में ही प्रोड्यूस करते हैं जो यूरोप के लिए चाहिए। और हाँ, अब मार्केट्स खुल रही हैं और अब तो काफी कंट्रीज के अंदर वेकेशन भी शुरू हो रही हैं, तो आई थिंक कमिंग बैक टू नॉर्मलाइजेशन हो रही है हमारी मार्केट्स के अंदर में, अमेरिका में और यूरोप के अंदर में, ये सब देखने को है। और चाइना के अंदर तो स्टुपेंडस ग्रोथ है और बाकी एशिया के अंदर में भी बिल्डअप हो रहा है। तो मेरे को लगता है इंडिया के अंदर में अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सेकेंड वेव था वो एक थोड़ा सा धक्का था, बट आई थिंक ओवरऑल एवरी कार मेकर, जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनके अंदर में ये जज्बा है कि हम अपने नंबर्स को हम बढ़िया से बढ़िया करें। सर, इस सेकेंड वेव में मैं आपसे अगर पूछूं कि जो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन इश्यूज सबके साथ हुए, आपके साथ रहे,
कितने गंभीर थे ये इश्यूज, और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा सर, पूरी इंडस्ट्री के लिए इस वक्त सेमी कंडक्टर शॉर्टेज ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, इस पर आपका टेक चाहूँगा। नहीं, मेरा देखिए, हम लोग का जो भी है वो कस्टमर्स के ऊपर में डिपेंड करता है, कस्टमर को क्या चाहिए हम वो करते हैं, क्योंकि हमारा 99.9% जो है OEM को सप्लाई है, तो हम लोग मार्केट के अंदर जाते नहीं, तो ये सब चीजें ज्यादा हमारे वहाँ पे इफेक्ट नहीं करती। बट किस तरह से हम अपने कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर में हमारी सारी फोकस रहता है। तो यस, चैलेंजेस हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स में है, कुछ सेमीकंडक्टर वगैरह में भी है, बट हमारे को भी है, बट इट्स ऑल बीइंग मैनेज्ड सो दैट वी आर एग्जैक्टली फॉलोइंग जो कस्टमर चाहता है उसको हम फॉलो करें। इस टाइम के अंदर में जरूरी है कि हम निम्बल फुटेड हो, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करें, जो चाहिए कस्टमर को वही दें। तो ये मैं सोचता हूँ कि मदरसन की खासियत है, हम लोग बहुत फोकस करते हैं इसमें। चलिए सहगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे साथ बताया किस तरीके से आउटलुक्स वगैरह आपको और मार्जिन प्रेशर ईज होता हुआ दिख रहा है। एक नज़र स्टॉक पर डाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ समय पहले आपके सामने चर्चा हुई थी 270 की लॉन्ग कॉल पर मदरसन सुमी की, और वो प्राइस आपके सामने आता हुआ दिखेगा। फ़िलहाल 264.60 का प्राइस है, रिकॉर्ड मूव मदरसन सुमी पर आता हुआ, और स्क्रीन पर देख लेते हैं किस तरीके से आपको ये प्राइस मूव करता हुआ दिख रहा है। मदरसन सुमी का 270 की कॉल जो थी वो 8 रुपये पर डिस्कस हुई थी, और अभी आपके सामने 11 रुपये 30 पैसे है। बढ़िया मूव्स मदरसन सुमी में आप ऑप्शन ट्रेड्स और मुथूट फाइनेंस में लेते हुए दिख रहे हैं। चलिए, अब हो चुका है 2:47, मेरे ख्याल से बिल्कुल तैयार हैं यतिन जी अपने डीलिंग रूम चेक के साथ, और एक बार स्क्रीन पर ले आते हैं अदानी एंटरप्राइजेस का प्राइस 1561 रुपये, फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपको यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। यतिन जी, स्वागत है आपका। बताइए, इस शानदार मोमेंटम में जो ब्रॉडर मार्केट्स दिख रहे हैं, वहाँ पर डीलिंग रूम्स अपने HNI क्लाइंट्स को क्या बता रहे हैं? चलिए, मेरे ख्याल से आज जो दूर संचार का यंत्र है यतिन जी का, वो ठीक काम नहीं कर रहा, लेकिन स्क्रीन पर वापस नज़र डालते हैं जब तक मोता साहब हमारे साथ दोबारा कनेक्ट होते हैं। वीरेंद्र जी, पावर सेक्टर का दिन आपको बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। हम लोगों ने इनिशियल ट्रेड्स में JSW एनर्जी की चर्चा करी, बढ़िया मूवमेंट आप NTPC पर देख रहे हैं, लेकिन जो फाइनेंसिंग कंपनीज़ हैं इनके पीछे PFC और RECL सरकारी कंपनीज़ हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत बढ़िया मूव फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। कोई रणनीति आप RECL पर सेट करना चाहें? 148.25। जी शैल जी, मैं आप यकीन मानिए REC के चार्ट को दिख रहा था, एक राइजिंग अपवर्ड अगर आप देखें चैनल में ट्रेड करता हुआ, और इसकी राइजिंग चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है वही एग्जैक्टली अगर आप देखें 149 रुपये के आसपास आती है। राहुल जी, इस बीच अगर आप देखें मैं एक स्टॉक मेंशन कर दूं, हैप्पीएस्ट माइंड, ये स्टॉक 872 पे DI पे फ्लो करता हुआ और अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे है। आते हैं REC की, और REC की 150 की कॉल लेके आइएगा स्क्रीन पर। आई थिंक ये एक अच्छा मोमेंटम है राहुल जी, और कहीं ना कहीं ये अपनी वो जो मार्च एक्सपायरी के हाइस थे उसको रिगेन करने की कोशिश करता हुआ। 150 की कॉल पे फोकस करें या प्लेन वगैरह आप देखिए फ्यूचर्स पे फोकस करें, और कहां तक का स्विंग आपको इस स्टॉक पे पॉसिबल लग रहा है? जी हाँ, देखिए REC के जो ट्रेंड है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, अपने तीनों शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इसका अगला जो पड़ाव है 155-156 तक का है। 150 रुपये की कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। तकरीबन 4 रुपये 80 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रही है। आई थिंक यहाँ पर 3 रुपये का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा, और मेरे हिसाब से ये ऊपर में आपको 7 से 8 रुपये तक के लक्ष्य दिखा सकती है। तो डेफिनेटली REC में मोमेंटम यहाँ पे चेस कर सकते हैं। 150 की कॉल ऑप्शन लेके ये ट्रेड लेना सही होगा।
तो अगर आप देखें ये ट्रेड लेना सही होगा। इस बीच शैल जी अगर आप देखें तो ऑटो स्पेस में अच्छा मूव आता हुआ आप देखिए आपकी स्क्रीन पर बजाज ऑटो डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ, मदरसन सुमी डे हाई पर, जेबीएम ऑटो मेरी स्क्रीन पर आप देखें तो ऑटो एंसिलरी टायर स्टॉक्स, लुक एट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हो रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हो रही है, और आप यकीन मानिए प्लीज़ कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा इसका। आप समझ लीजिए कि 17 मई के बाद इसने कभी भी टेंडेमा को नहीं तोड़ा, और इनफैक्ट 20 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब इसके अपवर्ड और राइजिंग अगर आप देखें प्राइस बिहेवियर को गार्ड कर रहा है इसका एग्जैक्टली अगर आप देखें शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चंदन मेरे को लगता है कि फाइनली इस रेंज से ये शूट अप होने की तैयारी कर रहा है। आपकी राय बालकृष्ण पर ट्रिपल 8 है, आई मीन 2230 के ऊपर 2235 के ऊपर कहां तक का मूव देगा ये स्टॉक? जी बिल्कुल, बालकृष्ण काफी अच्छा लग रहा है वीरू, और ऑलरेडी इस काउंटर में पॉजिटिव बायस है, वीकली सेटअप को देखे थे, बट पिछले 5-7 दिन में कंसोलिडेट हो रहा है, तो इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बनना चाहिए। ऑलरेडी लगभग 2145 2160 के बेस बन चुके हैं, तो 2160 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और इवन टारगेट 2350 तक अब मौजूदा लेवल से बन रहा है। चलिए आपके सामने ट्रेड्स फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, एकदम जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से, तब तक आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा वेदांता का प्राइस 276.95 दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने। वापस मोमेंटम चुनिंदा मेटल स्टॉक्स में, क्या रणनीति यहां पर राहुल शर्मा साहब? जी हाँ शैल जी, देखिए वेदांता में 2-3 चीज़ें यहाँ पर हो रही है। स्टॉक ने एक तरह से अपने कंसोलिडेशन को यहाँ पर पूरा किया ऐसा लग रहा है। स्टॉक ने अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है जो कि तकरीबन 270 के आसपास है। मेरे हिसाब से यहाँ पर बेस फॉर्मेशन स्टॉक का हो चुका है, और हमें बहुत जल्द 295-300 के लेवल रीटेस्ट होते हुए देखने में मिल सकते हैं। ओवरऑल मेटल पैक जो है यहाँ पर फ्रेश सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है मेरे हिसाब से वेदांता में। और एक प्लस पॉइंट ये भी कि इनका जो ऑयल में जो बढ़ोतरी देखने मिल रही है वो भी पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से सारी अगर हम सम अप करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बन के निकलता है। 260 के स्टॉप लॉस से वेदांता बाय करें। कैश के हिसाब से 295-300 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं अगले हफ्ते तक। यह आपके सामने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुल्स को फेवर करता हुआ, और ऑयल का जो आप मूव देख रहे हैं वो वेदांता को फ़ायदा देगा, क्योंकि ओरिजिनली जो केन एनर्जी कंपनी थी वो वेदांता ने खरीद ली थी। 295 का हाईएस्ट लेवल 275 आपके सामने अब स्ट्रेट करता हुआ, और एक बढ़िया बाय कॉल आती हुई। रिक साहब हमारे साथ भसीन साहब या यतिन जी में से कोई जुड़े हों तो उनसे चर्चा करते हैं। चलिए यतिन जी के साथ जुड़ते हैं और डीलिंग रूम चेक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 2:53 दिन के उच्चतम लेवल पर बैंक निफ्टी मात्र 27 अंक का लाल निशान रह गया है, और काउंटर्स चहकते हुए दिख रहे हैं एक से एक। यतिन जी क्या कह रहे हैं आपके डीलिंग रूम? तो शैल जी देखिए, एक मिड कैप और 2 लार्ज कैप आज डीलिंग रूम्स चर्चा कर रहे हैं, जिनकी उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन लार्ज कैप्स पहले, नैम इंडिया जो कि निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट के नाम से भी आप जानते हैं इसको, तो नैम इंडिया जो वायदे बाजार में काफी एक्टिव है, आज अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले हैं। वहां डीलिंग को लगता है कि 375 से लेके 380 तक के टारगेट यानी 380 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बीटीएसटी की ट्रेड भी यहां ली जा सकती है। ओपन इंटरेस्ट में बहुत अच्छा एडिशन, लगभग 10% का तेजी की तरफ। इसके अलावा आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस और गैस स्टॉक्स में हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं काफी अच्छा ट्रैक्शन है। डीलिंग रूम्स को लगता है यहाँ 20 से 30 रुपए का जंप आपको पोजिशनली देखने को मिल सकता है, इसीलिए यहाँ आप खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स बता रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो दोनों ही नैम इंडिया और आईजीएल पे खरीदारी की सलाह डीलिंग रूम्स की अपने क्लाइंट्स के लिए। यतिन जी बिल्कुल सही मौका है, मिड कैप स्टॉक भी शेयर कीजिए। तो शैल जी देखिए, त्रिवेणी टरबाइन पे नजरें होनी चाहिए, और इतने दिनों से जो ये कैपिटल गुड्स का थीम चल रहा है उसमें त्रिवेणी टरबाइन बहुत ही बखूबी बैठती है। कंपनी पावर जनरेशन और काफी सारे कैपिटल गुड्स बनाती है। डीलिंग रूम्स को लगता है यहाँ 140 के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में दिखने चाहिए। काफी अच्छी तरीके से कंपनी की ऑर्डर बुक आपने 31 दिसंबर को देखी थी, वो थी लगभग 650 करोड़ रुपए, क्योंकि काफी स्लैग था एक्सपोर्ट मार्केट्स में, जो अभी ओपनिंग अप पे हमको खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सीधा फायदा त्रिवेणी टरबाइन को अपनी ऑर्डर बुक पे होगा, और इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में भी जिस हिसाब से केपेक्स अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं उसका भी फायदा कंपनी को हो सकता है। तो त्रिवेणी टरबाइन पे नजर रखिए,
यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि 15 से 20% का शॉर्ट टर्म जंप आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स आज डिस्कस हो रहे हैं, वॉल्यूम बहुत शानदार त्रिवेणी टर्बाइन पर। चंदन थपड़िया साहब, ये प्रश्न आपके लिए है। ऑलमोस्ट 30 लाख शेयर का वॉल्यूम आपको दिख रहा है त्रिवेणी टर्बाइन पर, जो सन 2021 की हाईएस्ट कैंडल, और ब्रेकआउट के लिए स्टॉक तैयार 115 पर। बताइए क्या करना है? जो प्रीवियस हाई है वो है लगभग 118.5। देखिए, ये काउंटर जो प्रीवियस हाई है उसको निकाल के और बड़े मूव के लिए तैयार है। मेरे हिसाब से 112 पे इमीडिएट ट्रेड लेना चाहिए, और यहाँ पे इवन 125 128 तक के लेवल बनेंगे, जो मौजूदा लेवल से 7 से 10% की रैली है। यकीन मानिए शैल जी, बहुत ही, अगर आप देखें, दिलचस्प चार्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट। और याद रखिएगा डायरेक्टर साहब, प्लीज इसका कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए, एक मल्टी ईयर चार्ट। 2019 से लेके अब तक की सारी, अगर आप देखें कैंडल्स का, अगर आप एक निचोड़ निकाल लें तो शैल जी एक प्राइस आता है 118 117, वो निकल गया तो याद रखिएगा इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। आज के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्टेबल। मार्केट्स अगर आप देखें रिकवर होते हुए, आपकी स्क्रीन पर आप देखें जरा, प्लीज वो कॉल लेके आइए। मैं आपको क्या कह रहा था, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, सुबह हमने बात क्या कही थी, बाय नहीं करना है, डिप का वेट कीजिए, डिप का वेट कीजिए। डिप मिला, डिप को बेस बनाया बाजार ने, वो कॉल 15 रुपए की आपकी स्क्रीन पर आप देखें अभी अभी निफ्टी की, प्लीज लेके आइएगा। वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल 36 रुपए की हो गई है। 15 रुपए की कॉल आपकी स्क्रीन पर आप देखें 36 की हो गई है। और बैंक निफ्टी याद रखिएगा अब आ चुका है 35,327। जब मैंने व्यू शेयर किया था वो था करीब 35,180 के लेवल पे, वो स्विंग मिल चुका है आपको। इस बीच अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और बात है अब शैल जी रिलायंस की। रिलायंस शूट अप करता हुआ अगेन, याद रखिएगा मैं जो भी टिप्पणी करूंगा सिर्फ स्टैट्स के आधार पे करूंगा, क्योंकि जो आप चैनल देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। रिलायंस एक टिपिकल फ्लैग को ब्रेक करने की तैयारी करता हुआ, चंदन 2195। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, आप इसकी कॉल रखिएगा। लॉजिकली अगर आप देखें रिलायंस की अब 2240 की कॉल पे बात करना बनता है। चंदन 2240 रिलायंस की कॉल, आपका टेक। दो जायंट्स HDFC बैंक और रिलायंस अच्छा करते हुए डे हाई पर। बिल्कुल, देखिए वीरू, काफी अच्छा सेटअप रिलायंस में, और 2240 2260 तक के टारगेट लग रहे हैं। मोमेंटम इंटेक्ट है, और रिलायंस और HDFC के दम पे निफ्टी भी इवन अपने आप को होल्ड करने में कामयाब रहेगा। तो बिल्कुल 2240 के कॉल पे फोकस करना चाहिए, और आज सुबह से इसमें बाइंग है। लगभग यहाँ पे 36 का स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर में 65 रुपए तक के टारगेट रिलायंस के 2240 के कॉल में बन सकते हैं। आपके सामने बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, और ये हरा निशान लगातार चौथे दिन आपके सामने स्क्रीन पर। अब 2200 के पार जाता हुआ ये काउंटर। वीरेन जी, मेरे ख्याल से कोई सेकंड जा रहा है कि आप बैंक निफ्टी को दिन के उच्चतम लेवल और हरे निशान में आते हुए देखेंगे। ये चार्ट जो है ये देखने वाला है, क्योंकि आप देखिए जो दिन का न्यूनतम लेवल था वहाँ से बढ़िया खरीदारी। फ्यूचर्स ऑलरेडी हरे निशान में है बैंक निफ्टी के, 41 अंक ऊपर, और 35,490 का प्राइस फ्यूचर्स में, 35,333। बिल्कुल फ्लैट आपके सामने निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दिन का लोएस्ट लेवल था 35,080। तो आप समझिए कि लगभग 250 अंक की शानदार रिकवरी स्क्रीन पर होती हुई, और बहुत ही बढ़िया मूव अब बचे हुए आधे घंटे में आपको आता हुआ दिखेगा। इस मूव का जनक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस करते हुए दिखे वीरेन जी। और बढ़िया मूव्स आपके सामने छोटे मंझले स्टॉक्स में आ रहे हैं। वापस लाइए IRB इंफ्रास्ट्रक्चर स्क्रीन पर। फ्रेश इंट्राडे हाई आपको लगता हुआ दिखेगा 129.85 पर। HDFC म्यूचुअल फंड की जो डिस्क्लोजर्स आए हैं वहाँ पर लगातार दूसरे दिन आप खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। वीरेन जी, मेरे ख्याल से टाटा पावर पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये लो बीटा काउंटर है, लेकिन जब चलता है तो आपको बहुत बढ़िया थीम देके जाता है। कारण ये है, पावर कंजम्पशन आपको जून के महीने में हर शहर, हर स्टेट और पूरे भारतवर्ष में बढ़ता हुआ दिखेगा। ओपनिंग अप ट्रेड का बहुत अभिन्न अंग पावर कंपनीज हैं। ये प्रश्न पूछेंगे पोजिशनल कॉल के तौर पर राहुल शर्मा साहब। राहुल जी, टाटा पावर आपके सामने 107.95।
कॉर्पोरेशन के बाद आज के सेशन में हमने देखा है कि फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। लास्ट 3-4 सेशन से ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी पॉजिटिव है और एक तरह से जो इसका जो स्टॉक का जो बड़ा ट्रेंड है 120-125 के टारगेट के लिए वो अभी भी बिल्कुल बना हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 104 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। पहला टारगेट रहेगा 112 का। 112 का लेवल अगर निकलता है जो कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है तो हमें 125 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा पावर में डेरिवेटिव्स में और कैश में दोनों में अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 104 के स्टॉप लॉस से बाय करें। कि मानिए बहुत ही अगर आप देखें जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है सारे स्टॉक्स पावर स्पेस के, टाटा पावर उस कड़ी में अगर आप देखें 108 पे ट्रेड करता हुआ। आरबीएल बैंक शैल जी अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है, 200 डेमा के ऊपर फ्लोट करता हुआ अब 221। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2206 और रिलायंस को अगर आप एक चार्ट्स पे ट्रेड करते हैं तो रिलायंस को प्लीज आप जाके देखिएगा एक बार 5 मिनट चार्ट पे, और इसमें 2 कैंडल्स का हाई कटा है 2200 रुपए के प्राइस पे। वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और वो कॉल जो हमने पकड़ी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की वो अब 52 पे ट्रेड कर रही है। और अगेन एक डिस्क्लोजर, जो चैनल देख रहे हैं आपका उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। मैं सिर्फ डेटा के आधार पर बात कर रहा हूँ। एक और ट्रेड हमने लिया था और वो था टाटा कंज्यूमर, एकदम कार्यक्रम की शुरुआत में, वो है डे हाई पर। अब हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं श्री संजीव भसीन बात करने के लिए। भसीन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक डिप आया, बाजार ने अपने आप को अगर आप देखें थोड़ा सा रेस्ट मोड में डाला, लेकिन उसके बाद फिर एक स्पाइक। इस बार एचडीएफसी बैंक और रिलायंस बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करते हुए। सर आपका मैं एक बार रिलायंस पे टिक चाहूंगा, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त रिलायंस को इस प्राइस पर 2200 पर? हाँ तो देखिए वीरेंद्र जी, आपको पहले बताऊं यहाँ पे कन्विक्शन पे करती है। 3 दिन से ब्रॉडर मार्केट वाज अंडर परफॉर्मिंग एंड रिलायंस वाज आउट परफॉर्मिंग। आज भी मैं कह रहा हूँ लार्जर मार्केट, लार्ज कैप्स आर नॉट लुकिंग स्ट्रॉन्ग, देयर कैन बी मोर करेक्शन। आज आपको 125 पॉइंट का करेक्शन दिखा दिया 2 दिन में। ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप्स आर वेयर द मनी इज। आपने बस ही कहा है, रिलायंस इज एन आउट परफॉर्मर, रिलायंस इज टेकिंग द निफ्टी टू न्यू हाइज. But be cautious of some of the large cap stocks. They are not participating, particularly some of the high-fledged consumer discretionaries, the likes of Pidilite, Marico. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, because there is where you will see distribution. But the undertone is extremely bullish on the broader market और वो एक global phenomena है. आपको सुबह का बताऊं, आपको मैंने 185, 90, 195, 200, 205, सुबह आपको 212 में दिलाया। आरबीएल बैंक 225 का टारगेट 221 रुपए। इन अ फॉलिंग मार्केट इट हैज हिट 2150। 57.58 में आईडीएफसी फर्स्ट इज हिट 6150। दोपहर को आपको आशीष को खुल के कहा जब ये आपका रेंट कंट्रोल वो आया कि पीएल विल बी आउट परफॉर्म 1815-20 वाला 1855। तो मार्केट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द नाइट ट्यून्स। आईसीआईसीआई, एलएनटी, सेल, एक्सिस सब वीक थे, मैंने वीकनेस उसके साथ उनको सेल भी दिया है। और मेरे प्रेफर्ड पिक्स आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ तो अभी शुरू है, 725 का टारगेट आपको दिख जाएगा इसी महीने में। इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। मदरसन सुमी 225-30 पे आपको बहुत जोर से रेकमेंड किया, 250 का टारगेट, रिजल्ट देखिए। और गुजरात गैस 720-22 वाला आज न्यू हाई, आज न्यू 6th हाई पे आ गया है। अब आपको दो बाय 1 सेल है और वो भी मैं कह रहा हूं अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। डोंट गेट स्वेड बाय द मार्केट, कीप योर हेजेस इन पेस, बिकॉज व्हेन द मार्केट गोज डाउन दैट टाइम यू आर प्रोटेक्टेड। बट क्लियरली रिलायंस इज गोइंग टू न्यू हाइज विच इज एविडेंट फ्रॉम द चार्ट। भसीन साहब अपने 2 पिक्स शेयर कीजिए फिलहाल। तो शैलेंद्र जी 2 बायज है, 1 सेल है। पहला बाय है अनक्वेश्चनेबली जो मदरसन सुमी का बिगेस्ट गेनर होएगा वो होएगा मारुति। मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ इस जून में मारुति आपको 8000 दिखा देगा, लेकिन आज आप 7140 से 60 में लीजिए। 7000 का स्टॉप लॉस है। सारा पहला टारगेट 74.5 से 7500 का। दूसरा बाय है L&T Finance, one of the largest NBFC lenders in the auto space, 9350 to 9375 में लीजिए। 91 का स्टॉप लॉस, दिस इज हेडेड टू 100।
और सेल में है. Steel is looking strong, but there is a weak link in that. That is Jindal Steel. The promoters have allocated 12,500 की valuation on the power business at 3,000 crore to them. That is, there is a lot of resentment. There is a special EGM. So please sell Jindal Steel and convert it into Tata Steel. Jindal Steel is getting is not in the right space just now. In the sense यहाँ पे weakness है. 399 to 401 में बेचिए. 407 का stop loss है. This is headed to 365 to 368. चलिए, तो दो लॉन्ग कॉल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब की तरफ से. मदरसन सुमी की तेजी मारुति के साथ साथ खेलिए. आपके सामने 71-75 का प्राइस दिन के उच्चतम लेवल पर आता हुआ और पोजिशनल लक्ष्य 8,000 के पार. बढ़िया मूव आप आते हुए दिखेंगे L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स पर, जो कि दिन के उच्चतम लेवल 93 रुपये 70 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. वीरेंद्र जी, इनमें से कोई दो ट्रेड्स में आपको कोई ऑप्शंस कॉल दिखते हो तो वो भी डिस्कस कीजिए. L&T फाइनेंस होल्डिंग्स और मारुति. जी हाँ शैल जी, मारुति अगर आप देखें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्टेबल लग रहा है, क्योंकि मारुति ने कल रेस्ट लिया और शैल जी कल की कैंडल को भी ओवरटेक कर गया. गौरतलब ये है कि इन 2-3 कैंडल्स के नीचे, यानी आप समझ लीजिए कि बुधवार, मंगलवार, सोमवार की कैंडल के नीचे बैठे हैं आपके 3 एवरेजेस, राइजिंग 50 डेमा और फ्लैट 200 और 100 डेमा. चंदन, बिल्कुल अगर आप देखें शैल जी ने एक अच्छी चीज़ पकड़ी है यहाँ पे. इस वक्त पूरा ऑटो चल रहा है. अब बनता तो लॉजिकली अगर आप देखें इसकी कुछ आउट ऑफ मनी कॉल्स को ही ट्रेड करना है. 7300 की कॉल को रखिए आप. चंदन, फ्यूचर्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या फिर 7300 की कॉल? हमारे पास बेस है और दूसरा एडवांटेज हमारे पास ये है, हमारे पास टाइम वैल्यू है, हमारे पास पूरी सीरीज पड़ी है. आपकी राय? तो वीरू, मैं दोनों में पॉजिटिव हूँ, चाहे फ्यूचर लो, चाहे डिलीवरी में लो, या फिर 7300 कॉल में लो. भसीन साहब ने भी यहाँ पे मारुति पे पॉजिटिव व्यू दिया और यहाँ पे हमारा भी मानना है कि इस काउंटर में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा. और जिस हिसाब से वीकली चार्ट में ये काउंटर बॉटम आउट हुआ है और 3-4 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, लग रहा है कि इस काउंटर की अंडर परफॉर्मेंस जाते हुए आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो लेवल्स की यदि हम बात करें यदि मारुति की, तो यहाँ पे 7,050 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे. ऊपर में 7500 और 7800 तक के टारगेट है. 7300 की कॉल अभी 133 रुपए चल रही है. मेरे हिसाब से 110 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए. 180 तक के टारगेट मारुति की 7300 की कॉल में बन सकते हैं. जी, एक इंटरेस्टिंग बात मारुति में ये भी हुई है कि काउंटर अपने 200 डीएमए के ऊपर आ गया है. जिस चीज़ का हमें इंतज़ार 2 दिन पहले था, वॉल्यूम सेल्स आने से पहले, वो आपको 1 दिन उपरांत होता हुआ दिख रहा है. तो ये भी एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट आपको आता हुआ दिखेगा कि आज की क्लोज मारुति की 200 डीएमए के ऊपर होती हुई दिखेगी. फिलहाल मेरे सामने प्राइस जो है वो है 7204 और एक बढ़िया मूव आपके सामने इस एक्सपायरी में आता हुआ दिख रहा है मारुति सुजुकी में. ये राय आपको देते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र संजीव भसीन साहब. और कहाँ दिन का उच्चतम लेवल आपको आता हुआ दिख रहा है. बहुत ही शानदार क्लोज आज वीरेंद्र जी आपको होता हुआ दिखेगा, कम से कम मिड कैप इंडेक्स में. डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए इस इंडेक्स को. 26,000 के पार तो गया ही गया. आपने निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स अब क्रॉस करता हुआ दिख रहा है 1.4%, यानी कि 26,111 पर आपको निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स बंद होता हुआ दिखेगा. और इसी इंडेक्स में से आपको एक से एक बढ़िया कॉल्स आती हुई दिख रही हैं. रिकॉर्ड हाई यहाँ पर और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स का, वो कमाल से बुल्स के फेवर में फिलहाल आता हुआ दिख रहा है. एक नज़र इस चीज़ पे भी डाल लेते हैं कि इस इंडेक्स में एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है. निफ्टी 100 का मिड कैप इंडेक्स, जी हाँ वीरेंद्र जी, 100 शेयर में से 74 जो हैं वो आपको हरे निशान में आज बंद होते हुए दिख रहे हैं. बहुत ही बुलिश मूव फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ मिड कैप्स में. वीरेंद्र जी. जी हाँ शैल जी, मिड कैप्स का अगर आप देखें दिन है वाकई. अभी जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो उस वक्त अगर आप देखें लार्ज कैप्स में इतना अगर आप देखें मोमेंटम नहीं था. क्या गजब का अगर आप देखें मोमेंटम आता हुआ इस वक्त मिड कैप्स में. ट्रेड्स और पिक कर लेते हैं शैल जी. इससे पहले कि अगर हम BTST का क्रम शुरू करें और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, एक बार आप बंधन बैंक लेके आइए प्लीज़. अभी जो मैंने RBL पकड़ा था सुबह सुबह ऑप्शन ट्रेड के लिए, RBL ट्रैप था 2 एवरेजेस के बीच में. और ठीक अगर आप देखिए बंधन भी जो है वो 2 एवरेजेस के बीच में ट्रैप है. राहुल जी, अगर आप मेरी बात से सहमत हो जरा प्लीज़ देखिएगा. एक 10-20 डीएमए का पॉजिटिव क्रॉसओवर और उसके बाद
बेस से निकलने का, या फिर आप कह लीजिए कि पैनिक बेस से निकलने का पहला हंट ये दे रहा है, 50 डेमा के ऊपर आके ट्रेवल करने की टेंडेंसी को डेवलप कर रहा है। आपकी राय क्या होगी इस पर? एक टेक दीजिएगा और उसके बाद हम टाटा पावर को फिर देखेंगे डे हाई के क्लस्टर पर आके ट्रेड करता हुआ। राहुल जी। कैंडल बनते हुए मेरे हिसाब से कल के सेशन में हमें ऊपर में 325-330 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बंधन बैंक में अगर स्पॉट की हम बात करें तो स्पॉट में भी यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है। जैसे आपने बताया 50 डीएमआर क्रॉस करने के अटेम्प्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक तरह से शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक की जो सेटअप है वो बुलिश हो जाती है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से 304 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए बंधन बैंक के अंदर। स्पॉट के हिसाब से ऊपर में 325-330 के लक्ष्य रहेंगे। ये आपके सामने फिलहाल मूव आता हुआ दिख रहा है बंधन बैंक में। वीरेंद्र जी, छोटे और मंझले काउंटर्स में इंजीनियरिंग स्पेस में बहुत ही बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख रहा है। एक इंजीनियरिंग कंपनी जो पावर सेक्टर की मदद करती है वो है BGR एनर्जी। डायरेक्टर साहब ज़रा इसको स्क्रीन पर लेके आइए। यहाँ पर अभी अभी आपने हल्का सा वॉल्यूम ब्रेकआउट होता हुआ देखा है और वॉल्यूम आपके सामने है लगभग ऑलमोस्ट 4 लाख शेयर, जो कि कल के वॉल्यूम लगभग 2,92,000 शेयर से बढ़कर आया है। 62 रुपये प्राइस है। जब तक मैं इसके डिटेल्स निकालता हूं तब तक चंदन जी आपको BGR एनर्जी सिस्टम्स पर एक राय देते हुए दिखेंगे। 62.65 चंदन जी, और ऑल टाइम हाई BGR एनर्जी का है 900 रुपये। बहुत ही डीप वैल्यू में ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आप राय दें चंदन जी, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि पावर प्रोजेक्ट से इनका लगभग 82% रेवेन्यू आता हुआ दिखता है। पावर सेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से चहकता हुआ। बताइए BGR एनर्जी में क्या करना है? बिल्कुल सर जी, आपने काफी अच्छा काउंटर सेलेक्ट किया है यहाँ पे, और इस काउंटर में कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, राउंडिंग फॉर्मेशंस देखने को मिला है, मल्टीपल रेजिस्टेंस को सरपास करके हायर बेस और रोल रिवर्सल के प्राइस देखने को मिले हैं, और उससे बेटर आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है। तो ये सारे तथ्य ये इंडिकेट कर रहे हैं काउंटर 15-25% की रैली के लिए तैयार है। 6150 के स्टॉप लॉस से 70 से 71 रुपए के टारगेट मिनिमम यहाँ पे हासिल हो सकते हैं। BGR आपकी स्क्रीन पर अभी मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, इसका चार्ट नहीं खुल रहा था शैल जी मेरे पास। BGR के प्लीज मल्टी ईयर चार्ट लेके आइएगा। BGR का 10 जुलाई 2020 का हाई है, आप समझ लीजिए कि करीब 65 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि जो हालिया पावर स्पेस में मूव है वो किस तरीके से, अगर आप देखें, प्ले कर रहा है कि मल्टी ईयर हाइस पार होते हुए। और शैल जी 3 जून 2019 के बाद ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव होगा। I mean, जब ये अपनी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को काट रहा है BGR एनर्जी, तो पावर में इस वक्त दम है। गौरांग, पावर में आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या कैप्चर करके, क्या ऐड करके चलना चाहेंगे? जिस प्रकार का मूव देख रहे हैं आप, उसको देखते हुए। पावर क्षेत्र में हम ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर, जहां पर लक्ष्य 120-135 का लगा करके चल रहे हैं, ये मध्यम से लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ऊर्जा वितरीकरण में पावर ग्रिड और REC, जो 2 कंपनियां। शाह साहब, बहुत सारे जो इंजीनियरिंग स्पेस है जो पावर सेक्टर्स को बैकअप करती है, जैसे ABB हो गया, थर्मैक्स में आप बढ़िया मूव देख रहे हैं, कुछ मूव्स आपको पावर मैक में आते हुए दिख रहे हैं, BGR एनर्जी में भी आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिखता है। पावर सेक्टर के जो एंसिलरी कंपनीज हैं उनमें आपकी कोई रिसर्च बेस्ड पसंदीदा स्टॉक हो तो उस पर भी चर्चा कीजिए। एक मझौली कैपिटल गुड्स और पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, जिसका जिक्र मैंने ख्याल से 10 दिन या 2 हफ्ते पहले किया था मैंने 400 के आसपास। वो है KEC इंटरनेशनल। नतीजे भी बेहतर थे और चौतरफा योगदान ऑर्डर बुक में आ रहा है, और सभी चारों ही कारोबार में कंपनी सक्षम रूप से ऑर्डर बुक पूर्ण रूप से खत्म कर रही है, उतार रही है, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रही। और जो लक्ष्य मैंने तब बताया था वो करीबन 465 से 485 का था। शायद ऑर्डर बुक्स और तीव्र गति से आते हैं KEC इंटरनेशनल के पास, तो जाहिर है कि आपको ये स्टॉक इन लक्ष्य की तरफ दौड़ता हुआ नजर आएगा। KEC इंटरनेशनल पर एक राय ले लेते हैं अपने मित्र श्री चंदन तपड़िया साहब से।
चंदन जी 407 408 का प्राइस है और 465 का लक्ष्य फंडामेंटल रूप पर आपको देते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र गौरांग शाह साहब। केसी इंटरनेशनल 4 दिन की गिरावट, बताइए कैसा लगता है? सेल जी देखिए काफी अच्छा यहाँ पे रोल रिवर्सल देखने को मिल रहा है। आप देखोगे पहले ये काउंटर 385 के जोन को नहीं निकालता था और अब की बार ये 385 के जोन से ही काउंटर टर्न हुआ है, 385 370 के जोन से, यदि हम मे मिड की बात करें तो। और अब वापस 4 दिन के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद में एक बुलिश एनगल्फिंग और 50 डे को सरपास कर रहा है, तो काफी अच्छा प्राइस पैटर्न बन रहा है। काउंटर पोजिशनली अच्छा करना चाहिए। मौजूदा लेवल से यहाँ पे 395 के आसपास के सपोर्ट है और ऐसा लग रहा है कि 430-32 तक के टारगेट स्टॉक हासिल कर सकता है। हाल आपके सामने ये एक पावर सेक्टर का चेकअप हुआ। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको पावर में चहकते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ स्क्रीन पर वीरेंद्र जी आपको नज़र डालनी पड़ेगी हैवेल्स पर। ये भी दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और टेक्निकल एनालिस्ट का फेवरेट काउंटर है 1047। कुछ आपको दिखता हो वीरेंद्र जी इस काउंटर में तो उस पर चर्चा कीजिए और फिर BTST ट्रेड्स हम लोग समेटेंगे। हरे निशान में निफ्टी 15,780 रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वजह से, और हरे निशान में बैंक निफ्टी 23 अंक ऊपर 35,362। जितने भी छोटे और बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो आपको चहकते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, हैवेल्स इंडिया। जी हाँ शैल जी, हैवेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है इसका, याद रखिएगा। 1047 पर शैल जी आज इसकी जो कैंडल है ना उसकी इंपॉर्टेंस ये है, आज ये सारे एवरेजेस को पार कर गई है, सारे एवरेजेस को पार कर गई है। और आप समझ लीजिए शैल जी कि एक और चीज़ है, वो ये कि 17 मार्च से लेकर अब तक इस स्टॉक ने कभी भी सब्सटेंशियल मूव नहीं दिया। अर्निंग्स के बाद भी अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग की ग्रिप में आ गया था और आज सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेवल करता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपकी अप्रोच हैवेल्स पे क्या होगी और कैसे अप्रोच करेंगे आप हैवेल्स को इस वक्त? आपका टारगेट क्या होगा यहाँ पर? वीरेंद्र देखिए, इट्स अ क्लियर कट बाय। इनफैक्ट ये जो अपर साइड में जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 1100 का। सो एट अ लेवल ऑफ 1050 इट्स अ क्लियर कट बाय। स्टॉप लॉस रहेगा 1035 का। सो हैवेल्स में डेफिनेटली मैं बाय करके जाऊंगा। ओपन इंटरेस्ट देखिए 12% अप है। के सामने 3:17 हो चुके हैं। शुरू करते हैं BTST ट्रेड्स का सिलसिला। सबसे पहले जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, क्या है आपका बढ़िया BTST ट्रेड कर के लिए? क्या आप इस तेजी को खरीदते हुए दिख रहे हैं? कहाँ मूव, कहाँ रुझान? जी देखिए सेल जी, बहुत काउंटर में आज मोमेंटम है। निफ्टी जरूर शुरुआती मूव में नीचे था और रिकवर हुआ, बट इस रिकवरी में काफी स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव हुए हैं। स्टॉक वाइज आप बात करोगे तो भारत फोर्ज है या फिर मुथूट फाइनेंस है, इवन निफ्टी बैंक निफ्टी और RBL बैंक भी अच्छा लग रहा है। बट मैंने यहाँ पे एक हमेशा का काउंटर सेलेक्ट किया है BTST में, जहाँ पे हमारी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% के आसपास रहती है, हैप्पीएस्ट माइंड। तो BTST हैप्पीएस्ट माइंड है, लग रहा है अब तो ये 1000 रुपए के जाने के लिए तैयार है। 3 दिन का कंसोलिडेशन पूरा हुआ, आज के दिन एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, तो हैप्पीएस्ट माइंड को BTST के तौर पे खरीदे। 855 का स्टॉप लॉस, 910 और 925 का टारगेट। अब ध्यान डालते हैं राजेश सतपुते साहब पर। राजेश जी बताइए, कहाँ आपका ध्यान है, रुझान है, लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर? कल के लिए क्या प्लानिंग आज से? सर जी, मुझे लगता है यहाँ पे जो हैवेल्स की बात हुई तो वैसे ही एक काउंटर है वोल्टास। मुझे लगता है कि वोल्टास में एक अच्छा मूव मिलेगा और इसका टारगेट देखिए 1080 का है, स्टॉप लॉस 1020 का। द रीजन यहाँ पे वोल्टास मैंने चुना है क्योंकि इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है जो प्राइस पैटर्न से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। वैसे देखा जाए तो इसका टारगेट 1100 के पार हो जाएगा। तो BTST के लिए मुझे लगता है वोल्टास विल बी अ बेस्ट पिक। के लिए अगर आप देखें वोल्टास आपकी बेहतरीन पिक रहेगी। राहुल जी, आप अपने साथ क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? नहीं, ओके, एक काम करते हैं और कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं। गौरांग सर, आपको क्या पॉसिबिलिटी लग रही है शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की? कहां पर अगर आप देखें इस वक्त ऑटो, जिसे कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, NBFCs मदद, ये देखिए आप M&M फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस अच्छा करती हुई, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस डे हाई पर है, लुक एट RBL। आपको इनमें से शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी कहां दिखाई दे रही है जिसको आप ग्रैब करके शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से प्ले करना चाहेंगे अल्टीमेटली अब BTST ट्रेड में? मुझे पता है घूम फिर के बात यहाँ पर ही आएगी वीरेंद्र, तो
फेडरल बैंक का, क्योंकि बैंक जब से 2 बजे से हम जुड़े हैं सब एक दूसरे के साथ, तो बैंक और बैंक ही सुनाई दे रहा है। तो निजी क्षेत्र की मझौली बैंक है फेडरल बैंक, नतीजे काफी बेहतर आए थे और एक अरसे के बाद 85 के ऊपर निकला है। जब मेरी पिछली बार नजर पड़ी थी 87-88 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो आप यहाँ पर मेरे ख्याल से नजर रख सकते हैं, बहुत ही छोटी या मध्यम अवधि के लिए लक्ष्य होंगे करीबन 98 और 105। चलिए आप देखिए कि कहीं ना कहीं से गोल्ड की थीम आपको वापस बाजार में आती हुई दिख रही है। एक अच्छे स्टॉक फेडरल बैंक में भी आपको गोल्ड का बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा और शानदार मोमेंटम आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम अवधि में, चाहे वो कल ना हो लेकिन दिन के उच्चतम लेवल पर आपको फेडरल बैंक भी बंद होता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, ये तो चौतरफा तेजी है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा स्टॉक पहले पकड़ा जाए। तो वही मोमेंटम चेस करते हैं जो हम लोगों के पास दोपहर 2 बजे से आता हुआ दिख रहा है। 2 जगह फ्रेश रिकॉर्ड क्लोज होगी। चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए। मदरसन सुमी 272 रुपये उच्चतम लेवल, इतनी ज़बरदस्त हरी कैंडल आपको बहुत कम देखने को मिलती है ऑटो एंसिलरी में। ये एक नए ऑर्बिट में जाता हुआ दिख रहा है। पोजिशनली बताइए मदरसन सुमी में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, काफी शानदार मूवमेंट मदरसन सुमी में और 21% का ओवाई देखने को मिला है और स्टॉक का 2018 का हाई है 260 और 2017 का हाई है 263, वो आज निकला है। तो यानी कि 5 सालों के ब्रेकआउट्स काउंटर ने दिए हैं, तो बड़े मूव यहाँ पे आएंगे। डेली, वीकली, मंथली, आर्ली, क्वार्टरली सारे प्राइस फ्रेम में ब्रेकआउट्स यहाँ पे हैं, तो पॉजिटिव मूव बरकरार रहना चाहिए। जिन्होंने लिया है 258 का ट्रेलिंग रखे, 290 300 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। मदरसन किसी को मिस हुआ है तो भारत फोर्स की तरफ वो कोई घुस सकते हैं। 290 के लक्ष्य के लिए आप पोजिशनली एक लॉन्ग कॉल अभी भी ले सकते हैं मदरसन सुमी पर। लाइए मुथूट फाइनेंस। चंदन जी, रिकॉर्ड क्लोज तो बिल्कुल होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपने एक इंट्राडे सर्किट लगता हुआ देखा था 10% का 1414। बताइए क्या करना है इस काउंटर पर? कल के लिए खरीदारी करें या फिलहाल इत्मीनान रखें? नहीं, बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए। कल के लिए खरीदारी वीकली प्लस मंथली हर लिहाज से खरीदारी रहेगी। फाइनली 1460 से 1480 के जोन यहाँ पे टारगेट के रूप में हासिल होंगे। आपको यहाँ पे 1380 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 80 का एक यहाँ पर आप हल्का सा विराम लगाएं और ये काउंटर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा शानदार तरीके से। वीरेंद्र जी, मेरे सामने जो वॉल्यूम बार आपके सामने है मुथूट फाइनेंस पर, वो है लगभग 74 लाख शेयर की, और जब आपने ये पहली बार आती हुई देखी वो मध्य फरवरी था, 10 फरवरी जब फेरबदल हुई थी। आप ध्यान दीजिए, बैंक बजट को लेके गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए, और उसके बाद यहाँ पर आपने 4 दिन की रैली देखी थी। देखते हैं कि ये रिपीट होता है नहीं होता कल, लेकिन फिलहाल 1418 पर एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपको इंट्राडे और क्लोजिंग ग्रुप पर आता हुआ दिखता है। हैप्पीएस्ट माइंड्स निकल चुका है 893। वीरेंद्र जी, आपने क्या क्या पकड़ा? शैल जी, मैं तो आपने जो एक स्टॉक पकड़ा था ना मारुति, उसको देख रहा हूं, क्योंकि हमने इसकी कॉल पे भी 7300 की फोकस किया था। ये शैल जी जब आपने पिक किया था उस वक्त लगभग ट्रेड कर रहा था, आप समझ लीजिए कि 7180 के जोन में 7212 पे बहुत प्रॉमिसिंग क्लोजिंग आ रही है। निफ्टी की उस कॉल को जो कि हमने 15 पे ली थी, अब करीब 40-42 का हाई लगा के आ चुकी है। आप कैरी कर सकते हैं, अन्यथा पूरा प्रॉफिट बुक कर ले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं 2 बजे की रणनीति के अनुसार जो वो 15600 की कॉल थी उसका प्रॉफिट पूरा बुक कर ले तो भी कोई दिक्कत की नहीं है। अब आते हैं, एक बार जरा आप हिंडाल्को को देखिए, आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर 401 पर ट्रेड करता हुआ, ये भी अपनी अगर आप देखें पूरी रेंज से बाहर निकल चुका है। चंदन, लग रहा है कि मेटल्स अपनी इस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलने की तैयारी करते हुए, आपकी राय क्या होगी? इसमें कोई ऑप्शन जो पकड़ के आप चलना चाहें हिंडाल्को में? आप वॉल्यूम्स देखिए वो अच्छे खासे, और ये आप समझ लीजिए कि 20 मई के बाद की पूरी ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल वीरू, देखो वीरू, मेटल समझ में आ रहे हैं, बट 3-4 दिन से हम देख रहे हैं हर दिन पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। बट फाइनली ऐसा लग रहा है कि जो रिसेंट के करेक्शन में वो कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। बट ध्यान रखें यहाँ पे वॉलिडिटी तो रहेगी, तो 390 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा और 415-418 तक के अपसाइड बनेंगे। यहाँ पे 410 का कॉल लिया जा सकता है। 10 रुपए के आसपास चल रहा है, 6.5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपको 17 से 18 के टारगेट बनेंगे।
चलिए वीरेंद्र जी, 2-3 स्टॉक्स मैं स्क्रीन पर मार्क करना चाहता हूं। आज जब हम लोगों ने दिन की शुरुआत करी तो एक मिड लेवल इंजीनियरिंग कंपनी से करी थी, अनूप इंजीनियरिंग। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिखाएगा ये काउंटर 907 रुपये। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट, बहुत ही हैवी वॉल्यूम्स पर। वीरेंद्र जी, साथ ही साथ हमें ध्यान देना पड़ेगा सारे के सारे गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स पर। हम लोगों ने 2 की चर्चा करी, मुथूट फाइनेंस और फेडरल बैंक। देखिए सीएसबी बैंक भी आपको दौड़ता हुआ दिखेगा अपने ओरिजिनल रिकॉर्ड हाइस पर 320। यहाँ पर रणनीति सेट करवाते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, कैथोलिक सीरियन बैंक, इनका भी ज़्यादातर मुनाफा और टॉप लाइन आता हुआ दिखता है गोल्ड फाइनेंसिंग से। 320 का प्राइस, 4 दिन की गिरावट और काउंटर ऊपरी सतह पर, क्या करना है? गोल्ड की पूरी थीम में हम फोकस है, चाहे सोना खुद हो या मुथूट फाइनेंस हो या टाइटन हो और या फिर अब सीएसबी बैंक हो। और काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है, आपने काफी अच्छे से इस काउंटर को पिक किया है। और टेक्निकल लिहाज से देखें तो इमीडिएट अपमूव का काउंटर बनता है। आज से लगभग 10 दिन पहले 300 का बॉटम बनाया, उसके बाद में 302 का लो बनाया, आज भी 304 का लो, कल भी 303 का लो। ऐसा लग रहा है 300 पे बहुत बड़ा बेस है, तो 300 पोजिशनल, 310 इमीडिएट बेसिस पे और 345 के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। 343 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो आपको वो भी देखना है कि शायद कल ये सत्र में टूटता हुआ दिखे। फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ। यही स्थिति फेडरल बैंक की है, यही स्थिति आप मुथूट फाइनेंस की देख रहे हैं। जाते जाते वीरेंद्र जी, टाटा स्टील भी आपको दहकता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल 1129, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2212 फ्यूचर्स और कैश में 2206। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? शैल जी, रिलायंस अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। एक स्टॉक और अगर आप देखें जो कि आखिरी में मेंशन करना चाहिए, पावर ग्रिड। जब हम कल सुबह सुबह बात कर रहे होंगे, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम पावर पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन कर भी रहे थे, पावर ग्रिड एक बहुत अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। कल अगर आप देखें सुबह ओपन होने के वक्त हम जिसकी स्ट्राइक्स पे ध्यान देंगे वो है 230 की 240 की रेंज की, क्योंकि आज इसने लगभग समझ लीजिए कि 18 मई के बाद पहली बार एक बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स का थोड़ा सा अभाव था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें ये अच्छी क्लोजिंग है। एक बार जाते जाते एक स्टॉक को देख लीजिए जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, और वो है इन्फो एज। चंदन, अगर थोड़ा सा आप कुछ ऐड कर पाए इसके ऑप्शंस के बारे में। इन्फो एज 200 डेमा के जोन से बाहर निकलता हुआ, जो एक्सरसाइज एग्जैक्टली अगर आप देखें मारुति ने लास्ट वीक की थी, ये एक्सरसाइज वो ये स्टॉक करता हुआ। आपका टेक चाहूंगा इस पर। बिल्कुल वीरू, आपने बिल्कुल सही कहा कि मारुति की तरह ये बॉटम बना है। और आप देखोगे यहाँ पे वीकली और डेली चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस मैकेनिकल इंडिकेटर में मिले हैं, और उसके अलावा आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल के साथ में मोमेंटम बना है। 4400 का लो और अब 50 डे में निकाल रहा है, तो डेली चार्ट में ऑलरेडी बुलिश डाइवर्जेंस से बॉटम आउट हो चुका है। मेरे हिसाब से 4450 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 4730 से 4760 के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। इन्फो एज आपकी स्क्रीन पर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता हुआ 4570 के जोन में आप देखें, बहुत स्मार्ट क्लोजिंग है ये। लेकिन आज अगर आप देखें शैल जी, अर्निंग्स का तड़का जिस चीज में लगा वो था मदरसन सुमी। क्या माइंड ब्लोइंग, अगर आप देखें तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन और मार्जिन्स की फिगर्स थी। मार्जिन्स में अगर आप देखें ह्यूज एक्सपेंशन था, तो ये स्टॉक भी एक्सपेंड हो गया। और याद रखिएगा ये मदरसन सुमी की अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग, यानी एट ऑल टाइम हाई क्लोज मदरसन सुमी। नौकरी आपके स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पे। मेटल्स में आप देखें तो टाटा स्टील डे हाई पे, हिंडाल्को डे हाई पे, वेदांता डे हाई पर, सारे के सारे मेटल्स डे हाई पर ट्रेड करते हुए। पावर स्पेस में काफी अच्छा खासा मूव था। और बैंक निफ्टी अगर आप देखें 35400 के जोन में, और आरबीएल बैंक ने आज फुल कमाल दिखाया और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आप यकीन मानिए आरबीएल आज 23 मार्च 2021 के बाद बंद हुआ है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि काफी अच्छा मूव देखे गए। मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस अच्छा करे, लेकिन मुथूट फाइनेंस आई थिंक इन दोनों के ऊपर एक एज था। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। और सरकारी बैंकों में शैल जी, पीएनबी देखिए तो जरा क्या स्मार्ट क्लोजिंग। शैल जी, ओवर टू यू। वीरेंद्र जी, बस देखते ही नज़र पड़ती है, जो काउंटर देख लिया है आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिखेगा। अक्सर हम लोग हल्की सी तेज़ी में बाज़ार बंद करते हैं कमाई के अड्डे में, लेकिन आज जो आप ब्रॉडर थीम देख रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, मैं ऑल टाइम हाइस की लिस्ट देख रहा हूँ। मेरे सामने मदरसन सुमी, सुमितोमो केमिकल्स, अदानी ग्रुप के 2-3 स्टॉक्स,
और मुथूट फाइनेंस दिख रहा है, जिनके 10 से 15% की शानदार आप रैली देख रहे हैं। बहुत कम इस तरीके का मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 500 में अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 365 शेयर हरे निशान में आपको बंद होते हुए दिख रहे हैं। इतना ब्रॉड थीम और इतनी बढ़िया रैली कम देखने को समापन समारोह शुरू करते हैं। आपके सामने निफ्टी बैंक 62 अंकों पर बहुत ही शानदार रिकवरी के साथ बंद होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर लगभग 300 अंकों का आपने इंट्राडे कवरिंग होती हुई देखी है। बहुत ही बढ़िया मूव इधर। निफ्टी पर आप हरा निशान देख रहे हैं 16 अंकों पर 15,590 के आसपास। इंट्राडे रिकवरी यहाँ पर भी आपको लगभग 100 पॉइंट की होती हुई दिखेगी। रिकॉर्ड क्लोज निफ्टी मिड कैप 100 पर पहली बार 26,000 के पार और 26,122 का क्लोज आप यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं। आपको बढ़िया मूव निफ्टी के ऑटो इंडेक्स में आता हुआ दिखा है 1.9% ऊपर 10,665 पर, और ज़्यादातर ये श्रेय आपको जाता हुआ दिखेगा मदरसन सुमी और मारुति की वजह से। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं निफ्टी में जहां पर आपने धाकड़ तेजी देखी। डायरेक्ट साहब सबसे पहले लेके आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज। दिन के उच्चतम लेवल पर यह काउंटर आपको बंद होता हुआ दिखेगा और यहाँ पर जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं वो है लगभग 2475 करोड़, लगभग 1.5% ऊपर 2201 पर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्लोज दिखेगा। टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं? यूपीएल पर आपने वीरेंद्र जी की पकड़ समझी, 0.25% ऊपर 838.50 पर यह बंद होता हुआ दिख रहा है। आज के टॉप 4 में से 3 गेनर्स मेटल काउंटर हैं और सुबह सुबह आपको पता चला कल बाजार बंद होने के बाद कि आपने मेटल कंपनीज को अपने हॉट रोल्ड कोयल और कोल्ड रोल्ड कोयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे। टाटा स्टील 0.3% ऊपर 1130, हिंडाल्को 402 पर बंद हुआ है 1.9% की तेज़ी। जेएसडब्ल्यू स्टील में आप 1.5% की तेज़ी देख रहे हैं 707। अदानी पोर्ट्स पर 1.25% की तेज़ी 812, और अच्छी मूव्स आपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर आते हुए देखे हैं HDFC लाइफ, SBI लाइफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने एक फिर रिकॉर्ड क्लोज देखा है 1% ऊपर 437 के आसपास। वीरेंद्र जी ये बहुत शानदार क्लोज आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा है। गिरने वाले शेयर्स में से ITC है 2.3% नीचे। टेक महिंद्रा में आप 1.25% का कट देख रहे हैं। एक्सिस बैंक, भारती और इन्फोसिस में हल्की सी गिरावट, लेकिन ओवरऑल बहुत ही बढ़िया थीम आपके सामने फिलहाल आता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ब्रॉडर मार्केट्स में 3:1 है। 1800 शेयर हरे निशान में और लगभग 700 शेयर पर आपने हल्का सा लाल निशान देखा। वीरेंद्र जी आपने क्या क्या पकड़ा? शैल जी अगर आप देखें तो आज कल के लिए जो इंटरेस्टिंग बात है, एक तो देखिए ITC में आज गजब की शॉर्टिंग हुई है और अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट। SBI लाइफ इंडेक्स में शुमार अगर आप देखें स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग OI लेके गए। HDFC लाइफ, सो लाइफ वॉज गेटिंग OI टुडे, मतलब OI यानी ओपन इंटरेस्ट जुड़ रहा था आज इनमें। रिलायंस आज अगर आप देखें डे हाई पे क्लोज हुआ, स्ट्रॉन्ग OI एडिशन है करीब 7% का। UPL केमिकल स्पेस में, और साथ ही साथ अगर आप देखें एक काउंटर और जिसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग OI जोड़ा है आज लोअर ट्रेजेक्ट्री से शैल जी, कोल इंडिया। और साथ ही साथ अगर आप इस वक्त एक और स्टॉक देखें जिसमें काफ़ी अच्छा खासा OI गया है वो है हिंडाल्को। ICICI बैंक ने डिसअपॉइंटमेंट किया, लेकिन इंडसइंड बैंक शैल जी स्ट्रॉन्ग OI ले गए। तो अच्छी बात यह है शैल जी कि मजबूत स्टॉक्स कल के लिए लॉन्ग साइड पे ओपन इंटरेस्ट अपने साथ लेके गए हैं। शैल जी बताइए आज की टीम दोनों खिलाड़ियों की, उनका रुझान और साथ ही साथ नतीजा रिटर्न्स के लिहाज से कैसा रहा? वीरेंद्र जी आज तो कमाल ही हो गया। मुझे याद नहीं आता कब पिछली बार हम लोगों ने सीधा सौदा की टीम्स में डबल डिजिट रिटर्न दिए होंगे। नीरज जी की टीम ने आज ज़बरदस्त 10.2% का रिटर्न आपको कमा के दिया है और आशीष जी की टीम 3% पॉजिटिव रही। देखते हैं कौन कौन से ऐसे काउंटर्स थे जहां पर नीरज जी ने इतनी मजबूत पकड़ अपने सामने पेश करी। पहले 4 काउंटर्स में सर्किट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हाई एनर्जी बैटरीज लगातार दूसरे दिन 20%, 1217 के आसपास ये काउंटर आपको बंद होता हुआ दिखेगा। इमामी पेपर मिल्स 20% ऊपर, 15 गुना प्रॉफिट यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखा है। काउंटर 152 पर बंद होता हुआ। अल्फा जियो 20% ऊपर 286। एनर्जी थीम आपके साथ बढ़िया चलती हुई दिखी। PNB हाउसिंग फाइनेंस 10% ऊपर
693 और इन सब स्टॉक्स ने आपको इंट्राडे भी मौका दिया है ख़रीदारी का। तो डबल डिजिट गेन। और नीरज जी अगर मुझे सुन रहे हों तो ये उनके ब्रह्मचर्य का तप है जो आपको बढ़िया तरीके से झलकता हुआ दिखता है उनकी स्टॉक पिकिंग पर। 4 सर्किट आपको लगते हुए दिखे हैं नीरज जी की टीम पे। अब ध्यान डालते हैं आशीष जी की टीम पे। 3% रिटर्न कम नहीं है, लेकिन नीरज जी की टीम के सामने ये थोड़ा फीका पड़ता हुआ। फिर भी देखते हैं कौन कौन से काउंटर्स जो आउट परफॉर्म करते हुए दिखे आशीष जी की टीम पे। IRB इंफ्रा 12% ऊपर, 129.60 का प्राइस। HDFC म्यूचुअल फंड की खरीदारी बाजार को पसंद आई और काउंटर में ज़बरदस्त मोमेंटम। नतीजों के बाद नाहर स्पिनिंग आपको सर्किट पर दिख रहा है 5%, 156.90। KM शुगर मिल्स एथेनॉल का प्ले 3% ऊपर 19 रुपये और लडलो जूट 85 रुपये के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखा है 3.8% ऊपर। दिन का जो क्लोज है मेरे ख्याल से इससे बेहतर नहीं हो सकता कि आपने एक टीम को 10.2 और दूसरी टीम को 3% रिटर्न कमाते हुए देखा मिड कैप्स में। स्टॉक पिकिंग की चरम सीमा आपके सामने सीधा सौदा पर। वीरेंद्र जी। जी चलिए शैल जी, अब यहाँ एक काम करते हैं, अब इस कार्यक्रम यानी कमाई का अड्डा को यहीं पे रात के समाप्त करते हैं। आप सभी से गुजारिश है, आज बाजार बहुत इंटरेस्टिंग मोड में बंद हुआ है। कल फिर जुड़िएगा हमारे साथ। गुरुवार यानी जून की सीरीज का पहली वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी। बात करेंगे पोल के साथ मैं और शैल जी। यहाँ से एक काम करते हैं, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, चलते चलते तो हमारी दुकान चल पड़ी और मेटल्स भी चल पड़े। बताइए कमोडिटीज़ में हो क्या रहा है आज? कमोडिटीज में ओवरऑल तो मिला जुला ट्रेंड है, लेकिन जैसे कि हमने कल भी जिक्र किया था, एक्शन गोल्ड सिल्वर में क्रूड में बना हुआ है और आज तो हमने सेलेक्टिव बेस मेटल्स में भी काफी अच्छी रौनक लौटती हुई दिखी है। स्पेशली जिंक, निकल, यहाँ पर काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले हैं। घरेलू बाजार में 5000 के आसपास क्रूड आ चुका है। क्रूड में लगातार उबाल देखने को मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब $71 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सोने चांदी में हालांकि एक दायरे में ट्रेड होता हुआ दिखा है, लेकिन बायस तेजी की तरफ ही बना हुआ है। तो एक्शन काफी ज्यादा है, वो भी सब खरीदारी की तरफ ही। लेकिन यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, इसी पर हर रोज हम फोकस करते हैं, उसी पर बातचीत करेंगे कि कहाँ ट्रेड लें अब बचे हुए सेशन के लिए, या फिर कल के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे इन सब पर कमोडिटी राउंडअप में।